हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। चलिए भाई, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। थर्मो केमिस्ट्री चल रहा था जिसमें मैंने कुछ फंडामेंटल बात आप डिस्कस किया था लास्ट टर्न पे, और उसमें मैं हीट ऑफ फार्मेशन के बारे में बता रहा था। तो थोड़ा इसको रिवाइज करके फिर आगे बढ़ेंगे। आज मैं हीट ऑफ फार्मेशन और हीट ऑफ कंबस्शन, ये दो पार्ट को अच्छे से प्रयास करूँगा कि क्लियर करूँ, और क्वेश्चन के साथ एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है वो भी कराऊंगा, कुछ अंसाल में आए हुए सवाल हैं वो भी कराएंगे। हीट ऑफ फार्मेशन और हीट ऑफ कंबस्शन पर बेस्ड बहुत कन्फ्यूजन होता है, यदि देखा जाए तो इसको आज अच्छे से समझ लें तो आज कन्फ्यूजन आपका, हमें जहाँ तक बिलीव है कि आपका दूर हो जाएगा। तो बेटा, आज हम लोग जो डिस्कशन करेंगे मेनली हीट ऑफ फार्मेशन और हीट ऑफ कंबस्शन पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कि डिस्कशन हो तो थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं कि हमने बात क्या क्या कर लिया है, पहले उसको देख लेते हैं। तो देखो, लास्ट टर्न पे देखा जाए तो हम थर्मोकेमिस्ट्री में मेनली बात किए थे केमिकल रिएक्शन। हमने कहा था कोई जनरल ऐसे रिएक्शन लिखा हो तो केमिकल रिएक्शन होता, लेकिन उस रिएक्शन में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का फेज मेंशन हो और अमाउंट ऑफ हीट कितनी रिएक्शन में इवाल्व या इन्वॉल्व हो रही है, ये सब यदि दिया हुआ है तो ऐसे रिएक्शन को थर्मोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि थर्मोकेमिकल रिएक्शन को हम रिवर्स भी कर सकते हैं, दो या दो से ज़्यादा थर्मोकेमिकल रिएक्शन को हम ऐड भी कर सकते हैं, और किसी पर्टिकुलर थर्मोकेमिकल रिएक्शन में किसी दूसरे थर्मोकेमिकल रिएक्शन को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद और आगे बढ़े तो हमने कुछ आपको थर्मोडायनेमिक थर्मोकेमिस्ट्री के दो पार्ट बताए। हमने कहा थर्मोकेमिस्ट्री को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो होता है एक्जोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन, बात किया था। एंडोथर्मिक और एक्जोथर्मिक रिएक्शन में यदि बात करें बेटा, देखो सब लिखा हुआ है, ग्राफ भी बना हुआ है, सब बना के दिखाया था। एक्जोथर्मिक रिएक्शन में क्या होती है कि ऐसा कोई रिएक्शन जिसमें कि हीट इवाल्व हो रही है, निकल रही है, वो एक्जोथर्मिक रिएक्शन। और एक्जोथर्मिक रिएक्शन में प्रोडक्ट की हीट कम होगी, रिएक्टेंट की ज़्यादा होगी। अरे भाई, किसी रिएक्शन में हीट निकल रही है, बाहर निकल रही, तो निश्चित रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलाव होगा, प्रोडक्ट की एनर्जी या हीट कम रही होगी और रिएक्टेंट की ज़्यादा। तो प्रोडक्ट, अच्छा, जिसकी एनर्जी कम उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। इट मीन्स एक्जोथर्मिक रिएक्शन में प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी रिएक्टेंट से ज़्यादा होती है, ये ऐसा बताया तो लिखा भी है, देख लीजिए यहाँ पर लिखा है कि प्रोडक्ट की हीट रिएक्टेंट से ज़्यादा हो। अच्छा, दूसरी बात एक और बताया था, मैंने कहा था कि एक सेकेंड बेटा, एक बात और भी डिस्कशन किया था कि यदि कोई एक्जोथर्मिक रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम एक्जोथर्मिक कंपाउंड बोलते हैं। जैसे कोई रिएक्शन हुआ और उसमें प्रोडक्ट का जो एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, प्रोडक्ट जो बनेगा उसको हम एक्जोथर्मिक कंपाउंड भी कहते हैं। उस सब बातें हमने करके फिर ग्राफ बनाया। ग्राफ से देखिए दिख रहा है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, जब हमने ग्राफ बनाया तो रिएक्टेंट की एनर्जी कम है और यहाँ पर प्रोडक्ट की, यहाँ पे देखो एक्जोथर्मिक है, ए एंडो का है, एक्जोथर्मिक का ग्राफ है कि रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, और यही मैंने बताया जिसकी एनर्जी कम उसी की स्टेबिलिटी ज़्यादा, ये बात हो चुकी। फिर एंडोथर्मिक में ही सारी बातें सिमिलरली वैसे ही मैंने किया कि ऐसा कोई रिएक्शन जिसमें हीट इन्वॉल्व हो रही है, रिएक्शन में हीट ली जा रही है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। और एंडोथर्मिक रिएक्शन में मैंने बताया था, अच्छा, रिएक्टेंट है, हीट लेगा फिर प्रोडक्ट बनाएगा, इसका मतलब डेफिनेटली प्रोडक्ट की जो हीट है वो रिएक्टेंट से ज़्यादा हो जाएगी। इट मीन्स रिएक्टेंट की एनर्जी कम होगी, प्रोडक्ट की ज़्यादा, तो रिएक्टेंट यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल होगा एंडोथर्मिक रिएक्शन में। आगे सवाल आएंगे तो आप आसानी से निकाल पाएंगे। देखो यहाँ लिखा भी है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में प्रोडक्ट की हीट ज़्यादा होगी रिएक्टेंट से। ईपी और ईआर का मतलब होता है, इसमें आप इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट और इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट भी बोल सकते हैं इसको, कि यदि एंडोथर्मिक अभिक्रिया है तो उसका इंटरनल एनर्जी प्रोडक्ट की ज़्यादा होगी रिएक्टेंट के इंटरनल एनर्जी से। ये सब बात कैसे एक्जोथर्मिक रिएक्शन को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, एंडोथर्मिक को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, वो सब बता दिया है, वो लिखा भी है, आप देखना चाहें तो यहाँ पे सब कुछ मेंशन है। हाँ, एक बात और बताऊंगा कि हमने बात फिर आई थी कि एक हेडिंग आया था हीट ऑफ रिएक्शन क्या है, तो मैंने कहा कोई बैलेंस रिएक्शन लिया जाए, उस रिएक्शन में जितनी अमाउंट ऑफ हीट इवाल्व हो या इन्वॉल्व हो रिएक्शन में, उसको बेटा हम हीट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। हीट ऑफ रिएक्शन या तो एक्जो हो सकता है या एंडो हो सकता है, मैंने भी बोला या तो हीट इवाल्व होगी या इन्वॉल्व होगी रिएक्शन में, तो उस अमाउंट ऑफ हीट को हम हीट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए, ध्यान देना। हाँ, उसके बाद और आगे बढ़ गए थे तो मैंने कहा था कुछ थर्मोडायनेमिक कुछ कंडीशन आपके सामने रखा था कि
थर्मोडायनेमिक थर्मोकेमिस्ट्री का पार्ट जब पढ़ेंगे तो कुछ 7 से 8 बातें हैं जो दिमाग में आपको रखना ही पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपके सामने देखिए ये सब बातें रखी थी कि कुछ रूल बताए थे आपको, थर्मोडायनेमिक कंडीशन कुछ बताए थे। देखिए लिखा है थर्मोडायनेमिक इक्वेशन में कुछ इंपॉर्टेंट रूल बताया था। मैंने 7 से 8 रूल की बात किया था। पहला बात तो यही किया था कि उसमें रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का फेज दिया होना चाहिए। देखिए लिखा हुआ है। हमने एक बात और भी बताया था, यदि किसी रिएक्शन में किसी फैक्टर से किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस नंबर का, उस संख्या का मल्टीप्लाई उस रिएक्शन के डेल्टा एच की जो वैल्यू होगी उसमें भी होगी, जैसा कि ये उदाहरण भी लिखा हुआ है सामने। फिर मैंने कहा था, एक लेवोजियर लाप्लास लॉ की बात किया था कि किसी रिएक्शन को जब हम रिवर्स करते हैं तो उसका जो इंथैल्पी चेंज डेल्टा एच होता है उसका साइन जो होता है बेटा वो चेंज हो जाता है। यदि कोई रिएक्शन का डेल्टा एच मान लो निगेटिव है, रिएक्शन यदि रिवर्स कर दें तो डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। ये सब बातें जानना इसलिए ज़रूरी है कि आगे जब आप क्वेश्चन लगाएंगे, हेस लॉ पढ़ेंगे और तब वहाँ पे इसका यूज मिलेगा। या समेशन ऑफ एनर्जी के भी बात करूँगा तो वहाँ पर आप देखना कि कुछ भी सवाल पूछा जाएगा तो वहाँ रिएक्शन रिवर्स भी करना पड़ सकता है, 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्शन को ऐड भी करना पड़ सकता है, किसी एक रिएक्शन में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ सकता है। तो वहाँ पर ये सब का यूज आपको मिलेगा कि रिएक्शन को जब रिवर्स करेंगे तो डेल्टा एच की वैल्यू जो होगी, वैल्यू तो वही रहेगी, साइन चेंज हो जाएगा। उसके बाद मैंने और आगे बढ़ के कहा, स्टैंडर्ड कंडीशन जब कभी बोला जाता है तो उसमें 3 बात याद रखना। टेम्परेचर शुड बी 25 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर शुड बी 1 atm, और मैंने एक बात बताया कि रिएक्शन में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट जो है वो नेचुरली स्टेबल होने चाहिए। लिखा है टेम्परेचर 25 डिग्री होना चाहिए, प्रेशर 1 atm होना चाहिए, और रिएक्शन में जितने रिएक्टेंट या प्रोडक्ट हैं वो नेचुरल स्टेट में होने चाहिए। तो ऐसे स्टेट ऑफ कंडीशन को हम स्टैंडर्ड कंडीशन बोलते हैं। फिर और आगे बढ़ के बात किया, मैंने कहा कि किसी अभिक्रिया का जो इंथैल्पी होता है, डेल्टा एच होता है, वह रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के फेज पर मेंशन करता डिपेंड करता है। जैसे देखो ये अभिक्रिया दोनों लिखी गई हैं, दोनों रिएक्शन देख के बिल्कुल सेम लग रहा है, कोई परिवर्तन नहीं लग रहा है, थोड़ा सा एक जगह चेंज हुआ। देखो यहाँ पर H2O लिक्विड है और एक जगह H2O सॉलिड है, यहाँ गलत मेंशन हो गया है, लेकिन जो मैं आपको PDF भेजूंगा उसमें बिल्कुल करेक्ट रहेगा। तो देखना यहाँ पर H2O ये लिक्विड है और यहाँ पर जो है ये गैस है। तो देखो बेटा कुछ नहीं है, यहाँ H2 हाफ O2 रिएक्शन किया, H2O लिक्विड बनाया, डेल्टा एच की वैल्यू इतनी है, और H2 हाफ O2 रिएक्शन किया, H2O गैस बनाया, डेल्टा एच की वैल्यू इतनी। अब देखना डेल्टा एच रिएक्शन सेम बिल्कुल हैं, लेकिन यहाँ फेज देखो अलग अलग है प्रोडक्ट का, तो जो डेल्टा एच की वैल्यू भी डिफरेंट आ गई। तो ये भी जानकारी में रखना। इसका मतलब किसी अभिक्रिया का हीट ऑफ रिएक्शन वो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के फेज पर भी डिपेंड करेगा। एक बात और भी मैं बताऊं कि अभिक्रिया का जो हीट ऑफ रिएक्शन होता है, मैंने बताया था लास्ट टर्न पे कि वह एलोट्रॉपिक फॉर्म पे भी डिपेंड करता है। या फिर आप ये कह सकते हो, एलोट्रॉपिक फॉर्म ना बोलना चाहो तो तुम इसको बोल सकते हो बेटा, एक सेकेंड बस, 1 मिनट जरा सा रुक जाओ बस, इसको एक बात यहाँ पे करूँगा कि एलोट्रॉपिक फॉर्म का मतलब होता है कि जिनका फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो, केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो। जैसे कार्बन के एलोट्रॉप्स की बात करता हूँ, जैसे डायमंड और ग्रेफाइट, ठीक, C60 भी होता है, आगे आप पढ़ेंगे सब तो जानकारी होगी आपको। खैर मैं यहाँ पे जो बात कर रहा था वो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए कि यहाँ पे ग्रेफाइट का ऑक्सीडेशन हुआ, CO2 बना, डेल्टा एच की वैल्यू आई, और यहाँ डायमंड का ऑक्सीडेशन हुआ, CO2 बना, डेल्टा एच की वैल्यू आई। रिएक्शन देखने से केमिकली दोनों सेम दिख रहे हैं, लेकिन देखा जाए डेल्टा एच की वैल्यू दोनों में डिफरेंट आ रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो ग्रेफाइट और यहाँ डायमंड है, दोनों एक दूसरे के एलोट्रॉप्स हैं, दोनों का जो फिजिकल नेचर अलग अलग होता है। देखो लिखा है कि हीट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन फिजिकल नेचर ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का फिजिकल नेचर यदि अलग अलग है तो उस अभिक्रिया का डेल्टा एच की वैल्यू भी अलग अलग आएगी। उसके बाद एक बात यहाँ पे लिखी नहीं है, लेकिन मैंने आपको मेंशन किया था, लास्ट टर्न पे बताया था कि किसी अभिक्रिया का जो हीट ऑफ रिएक्शन है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। जैसे मैंने एक लाइन भी बोला था, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन हीट ऑफ रिएक्शन इज गवर्न बाय किरचॉफ। किरचॉफ ने गवर्न किया था और उसको मैंने एक्सप्लेन किया था, थोड़ा सा बताया था, हिंट दिया था लास्ट टर्न पे। बाकी क्वेश्चन के माध्यम से कराऊंगा। और एक लाइन और लिखा है, ध्यान से समझ लेना कि स्टैंडर्ड कंडीशन की बात करें, यदि कोई कहे कि स्टैंडर्ड कंडीशन है तो वहाँ पर इंथैल्पी, किसी एलिमेंट की इंथैल्पी या इंटरनल एनर्जी हम 0 लेते हैं। फिर से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि स्टैंडर्ड कंडीशन दी जाए और किसी एलिमेंट का इंथैल्पी या किसी एलिमेंट का इंटरनल एनर्जी हम 0 लेते हैं। ये जानकारी में रखना, आगे क्वेश्चन लगाने में मदद होगी आपकी, इससे मदद मिलेगी।
फिर मैंने बात किया टाइप ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन। टाइप ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन, यहीं से बात हमें प्रारंभ करना था, ध्यान से देखना। तो टाइप ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन में बेटा यदि बात करें तो मैंने कहा था कि रिएक्शन डिफरेंट टाइप के आपको मिलेंगे यहाँ पर, जिसमें हमने पहली बात की थी हीट ऑफ फॉर्मेशन की। ध्यान से देखना, टाइप ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन में आज मैं बात करूँगा कि पहला हेडिंग मैंने डाला था हीट ऑफ फॉर्मेशन, और हीट ऑफ फॉर्मेशन के बारे में सारी बात पहले देख लीजिए, फिर आपको बुकलेट में भी दिखा दूंगा। और इसको हम डेल्टा एच एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, हीट ऑफ फॉर्मेशन को डेल्टा एच एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या है भाई? तो कहना ऐसा कोई अभिक्रिया जिसमें 1 मोल प्रोडक्ट बने, कोई साइड प्रोडक्ट ना बने, और प्रोडक्ट जिस एलिमेंट से बने वो नेचुरली स्टेबल हों, तो ऐसे अभिक्रिया का जो हीट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू आएगी उसी को हम हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे जैसे एग्जांपल देख लो, जैसे मैंने कहा H2 गैस है, हाफ O2 गैस से रिएक्शन करा और ये बना दिया H2O लिक्विड बना दिया मान लो, और यहाँ पर इस अभिक्रिया का जो हीट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू होगी उसको हम हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O बोलेंगे। बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि देखना हमारे जो नियम मैंने बोला था वो यहाँ पे पालन हो रहा है। 1 मोल प्रोडक्ट बन रहा है, साइड प्रोडक्ट कोई है नहीं। हाँ, यह प्रोडक्ट जिन एलिमेंट से बन रहा है ये दोनों नेचुरली स्टेबल हैं। नेचर में हाइड्रोजन गैस H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, ऑक्सीजन O2 गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, तो दोनों नेचुरली स्टेबल हैं। इट मीन्स इस अभिक्रिया का जितना भी हीट ऑफ रिएक्शन आएगा वह हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट कहलाएगा। कभी कभी ऐसा सवाल आता है और आया है एग्जाम में, आप देखना, और मैं आपको आज क्वेश्चन भी कुछ कराऊँ। हाँ, एक्जोथर्मिक जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है बेटा, ये एक्जोथर्मिक भी हो सकता है और एंडोथर्मिक भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। अब वो रिएक्शन जगह जगह आपको मिलेगी कि हीट ऑफ फॉर्मेशन या तो एक्जोथर्मिक होगा या एंडोथर्मिक भी हो सकता है। अच्छा, जैसे मैंने ऐसा लिखा, देखो कार्बन है ग्रेफाइट, कार्बन में जो एलोट्रॉप की जब बात करता हूँ ग्रेफाइट और डायमंड, तो ग्रेफाइट जो है नेचुरली ज़्यादा स्टेबल है डायमंड की तुलना में। भाई जो नेचर में ज़्यादा पाया जाए इसका मतलब ज़्यादा स्टेबल है, तभी ज़्यादा पाया जाएगा। इसका मतलब ग्रेफाइट डायमंड की तुलना में ज़्यादा स्टेबल है। तो ग्रेफाइट का जब हमने ऑक्सीडेशन कराया, देखना ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बना, तो हम यहाँ पे बोलेंगे इस अभिक्रिया के दौरान जितनी अमाउंट ऑफ हीट इवाल्व होगी या उसी को हम हीट ऑफ रिएक्शन तो कहते हैं। हीट ऑफ रिएक्शन की जो भी वैल्यू आएगी XYZ जो भी आएगी उसको हम हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी बोल सकते हैं। हीट ऑफ रिएक्शन को ही हम हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 भी बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? हमारे नियम का पालन हो रहा है क्या कि 1 मोल प्रोडक्ट बन रहा है, साइड प्रोडक्ट है नहीं, और प्रोडक्ट जिन एलिमेंट से बना है ये दोनों नेचुरली स्टेबल हैं। इट मीन्स इस अभिक्रिया का हीट ऑफ रिएक्शन की जो भी वैल्यू आएगी उसी को हम हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट कह सकते हैं। ये बात जानकारी में रखना। ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे मान लो हम आपको बात करें कि चलो हमें एक क्वेश्चन हमारे सामने आ गया, सपोज करो आ गया कि भाई राइट द फॉर्मेशन इक्वेशन, राइट द फॉर्मेशन इक्वेशन ऑफ मिथेनॉल। मान लो CH3OH है, लिक्विड फेज में है, इसका हमें हीट ऑफ फॉर्मेशन का इक्वेशन लिखना है। तो बस आसानी से देख लो, अरे भाई मिथेनॉल जो बना है उसमें क्या क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो आप बताओ, पहली बात तो एक हीट ऑफ फॉर्मेशन इक्वेशन हमें लिखना है, सॉरी फॉर्मेशन इक्वेशन लिखना है, मिथेनॉल का फॉर्मेशन इक्वेशन लिखना है। तो ये तो श्योर हो गया कि 1 मोल मिथेनॉल बनना चाहिए। तो पहले आप प्रोडक्ट बना लो, CH3OH 1 मोल बनना चाहिए। अच्छा, जिन एलिमेंट से बने वो नेचुरली स्टेबल होना चाहिए। तो यहाँ पे कार्बन ले लो, कार्बन नेचुरली सॉलिड होता है। अच्छा, यहाँ पे हाइड्रोजन को लिखना हो तो 2 हाइड्रोजन नेचुरली गैस के रूप में होता है, 2H2 प्लस, और हाफ O2 ऑक्सीजन O2 फॉर्म में होता है। तो ये देखो H2 गैस, O2 गैस, कार्बन सॉलिड। अब आप देखना तो ये जो हमने लिखा ये मिथेनॉल का फॉर्मेशन इक्वेशन देख लीजिए बेटा। क्यों? क्योंकि 1 मोल प्रोडक्ट बना, कोई साइड प्रोडक्ट है नहीं, और यह प्रोडक्ट जिन एलिमेंट से बना ये नेचुरली स्टेबल हैं। इसका मतलब इस अभिक्रिया का जो हीट ऑफ रिएक्शन आएगा उसी को हम हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिथेनॉल भी कहेंगे। ये जानकर फॉर्मेशन एक्चुअली प्रोडक्ट का होता है, इसीलिए हम उसको हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, यही प्रोडक्ट जो होगा उसका नाम ले लेना, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट कहलाए। ठीक, ऐसे कोई और लिखना चाहो, जैसे मैंने कहा कि नहीं भाई
हमें हीट ऑफ फार्मेशन कार्बन सल्फर डाइऑक्साइड का लिखो, हीट सॉरी फार्मेशन इक्वेशन लिखो, क्या मैं बोल रहा हूँ, फार्मेशन इक्वेशन लिखो सल्फर डाइऑक्साइड का। चलो सल्फर डाइऑक्साइड है, इसका फार्मेशन इक्वेशन हमें लिखना है। तो कहना यार फार्मेशन इक्वेशन लिखना है तो इसका मतलब एक मोल SO2 बने गैस, और ये SO2 जिन एलिमेंट से बने हो नेचुरली स्टेबल हो, तो यहाँ पर सल्फर होगा और O2 होगा, और O2 गैस है, सल्फर, अच्छा सल्फर के भी हम एलोट्रॉप की बात करते हैं तो रोम्बिक सल्फर होता है, मोनोक्लिनिक होता है, इसमें रोम्बिक ज़्यादा नेचुरली स्टेबल है, तो यहाँ पर रोम्बिक सल्फर ले लेना, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन करा दो, SO2 बनेगा। तो देखो एक मोल प्रोडक्ट बना, साइड प्रोडक्ट है नहीं, जिन एलिमेंट से बना ये दोनों नेचुरली स्टेबल हैं, इट मीन्स यह सल्फर डाइऑक्साइड का फार्मेशन इक्वेशन है। ऐसे किसी का फार्मेशन इक्वेशन बेटा आप लिख सकते हो, जैसे कि हमें फार्मेशन इक्वेशन कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मेशन इक्वेशन लिख के दिखाई, तो लिख लेना कि 1 मोल CO2 बना देना। प्रैक्टिस कर लो, ध्यान से समझ लो, किसी का फार्मेशन इक्वेशन लिखना आना चाहिए। जैसे किसी कंपाउंड का कहे फार्मेशन इक्वेशन लिखो तो लिख लेना, जैसे CO2 का फार्मेशन इक्वेशन लिखना तो 1 मोल CO2 बनना चाहिए, और जिनसे बनना चाहिए और वो नेचुरली स्टेबल हों तो कहना कार्बन ले लेना, लेकिन हाँ ये सॉलिड फॉर्म में ले लो या ग्रेफाइट ले लो, दोनों चल जाएगा, सॉलिड ले लो या ग्रेफाइट कह दो चलेगा, डायमंड मत लेना, क्यों, डायमंड नेचुरली स्टेबल नहीं है। तो यहाँ कार्बन सॉलिड हुआ और यहाँ पे O2 गैस से अभिक्रिया कर लिया, तो देखो 1 मोल प्रोडक्ट बना, साइड प्रोडक्ट है नहीं, और जिन एलिमेंट से बन रहा और नेचुरली स्टेबल हैं, इसका मतलब इस अभिक्रिया का हीट ऑफ रिएक्शन जो होगा उसी को हम हीट ऑफ फार्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी कहेंगे, ये समझ लो। तो किसी भी कंपाउंड का फार्मेशन इक्वेशन हम लिख सकते हैं। जैसे हम एक आखिरी बात और करेंगे, इथेनॉल, जैसे C2H5OH इथेनॉल है, इसका हमें फार्मेशन इक्वेशन लिखना है, तो लिख लो भाई, इथेनॉल लिक्विड फेज में होता है, तो देखो लिख दिया मैंने C2H5OH, इथेनॉल का 1 मोल बनना चाहिए, और किससे बनना चाहिए, जिन एलिमेंट से बने वो नेचुरली स्टेबल होने चाहिए। तो चलो भाई यहाँ लिख दिया कि कार्बन 2 मोल ले लिया, और यहाँ पर 3 मोल H2, अच्छा कार्बन यहाँ जो लिया वो सॉलिड लिया, डायमंड मत लेना, या ग्रेफाइट ले लो या सॉलिड ले लो, दोनों चल जाएगा, सॉलिड ले लो, कार्बन सॉलिड H2 गैस, और मैंने यहाँ पे ले लिया हाफ O2। अब रिएक्शन को देख लो, बैलेंस रिएक्शन लिखा है, 1 मोल प्रोडक्ट बन रहा है, साइड प्रोडक्ट है नहीं, और जिन एलिमेंट से बन रहा है ये सब नेचुरली स्टेबल हैं, तो इसका मतलब इस अभिक्रिया का जो हीट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू आएगी उसको हम हीट ऑफ फार्मेशन ऑफ इथेनॉल भी कहेंगे, C2H5OH, ठीक है। अरे यहाँ हीट ऑफ फार्मेशन ऑफ प्रोडक्ट कहेंगे, प्रोडक्ट जो बने उसी का नाम आगे मेंशन कर दो, हीट ऑफ फार्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यहाँ पर मीथेनॉल है तो लिख देना हीट ऑफ फार्मेशन ऑफ मीथेनॉल, ठीक। इथाइल एल्कोहल, सॉरी मीथेनॉल नहीं, ये इथेनॉल, जो है इथेनॉल है C2H5OH, ठीक। मीथेनॉल का ऊपर लिखा था, ये देखो मीथेनॉल का ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये इथेनॉल का मैंने फार्मेशन इक्वेशन लिख दिया। तो किसी भी कंपाउंड का फार्मेशन इक्वेशन लिखना आपको आना चाहिए। अब आइए जरा से एक बात करूंगा बेटा, कुछ एप्लीकेशन पे हम चर्चा करेंगे, हीट ऑफ फार्मेशन के एप्लीकेशन पे यदि हम चर्चा करें तो उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। पहली बात तो यही है कि कोई मान लो केमिकल रिएक्शन दी जाए और उस अभिक्रिया में जितने रिएक्टेंट या प्रोडक्ट हैं उन सभी का हीट ऑफ फार्मेशन दिया हो और कहे हमें अभिक्रिया का हीट ऑफ रिएक्शन बताइए। फिर से समझिए मैं क्या बोलने चल रहा हूँ, सब लोग जल्दी जल्दी इस बात को ध्यान से देख लो, समझ लो भाई। 1 मिनट रुक जाओ भाई। हाँ चलिए भाई, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग भाई सभी लोगों को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। यहाँ पर आज बात करेंगे हीट ऑफ फार्मेशन का। इसका पीडीएफ दे दूंगा बेटा, इसका पीडीएफ आपको परसों तक हम दे देंगे, कल तो नहीं, परसों तक इसका पीडीएफ कंप्लीट मिल जाएगा। ज़्यादा है नहीं इसमें, बस हम सोच रहे हैं थोड़ा पढ़ा दें, तो जो कहीं करेक्शन यदि मिलेगा, बना चुका हूँ, पीडीएफ रेडी है बिल्कुल, थोड़ा बहुत यदि करेक्शन है तो करवा दूंगा, बस भेज दूंगा आपको। एक बार आप पढ़ लीजिए, फिर पढ़ने में एक बार यहाँ देख लीजिए, फिर आप पीडीएफ से पढ़ेंगे और उसको फोटोकॉपी वगैरह निकलवा लेना, तो उससे आपको पूरा समझ में आएगा, एक एक बात समझ में आएगी। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू। चलिए कुसुम कुमारी, हाँ ओके, मैं भेज दूंगा। देवेश पांडे, हाँ बेटा ठीक है, जल्दी से भेज दूंगा, परेशान बिल्कुल नहीं है, बस आप कंसंट्रेट करके इसको पहले आज देखिए कि हीट ऑफ फार्मेशन हीट ऑफ कंबस्शन में हम कैसे इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, पहले अच्छे से समझ लो और फिर बुकलेट से पढ़ोगे तो समझ में भी आ जाए। तो एप्लीकेशन में एक बात है कि कोई जनरल मान लो रिएक्शन आ जाए, ध्यान से सुनना, सवाल यहाँ से बनता है, कोई जनरल रिएक्शन दे दे, सपोज करो यहाँ पर हमें दे दिया कि N1 मोल A का है और वो N2 मोल B से अभिक्रिया करके M1 मोल C और M2 मोल D का बना रहा है।
और हमसे कह रहा है कि ये कोई जनरल रिएक्शन ऐसे दिया और इसमें जितने भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट हैं इन सभी का हीट ऑफ फॉर्मेशन भी गिवन है। सपोज करो ए का हीट ऑफ फॉर्मेशन ए का दिया है, हीट ऑफ फॉर्मेशन मान लो, हीट ऑफ फॉर्मेशन बी का भी गिवन है, प्रोडक्ट में सी और डी जो थे, हीट ऑफ फॉर्मेशन सी का भी दिया है और हीट ऑफ फॉर्मेशन मान लो हमें डी का भी दिया है। तो इसमें अभिक्रिया में जितने भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट हैं मान लो सभी का हीट ऑफ फॉर्मेशन इंडिविजुअली दिया हुआ है और हमसे कहे कि इस अभिक्रिया का इंथैल्पी चेंज या हीट ऑफ रिएक्शन क्या होगा ये बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से देखो। शर्त समझो, किसी एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ, हीट ऑफ फॉर्मेशन का एप्लीकेशन की कुछ बातें कर रहा हूँ, 3-4 पॉइंट बताऊंगा, ध्यान से समझना, फिर क्वेश्चन लगवा देता हूँ। कहना कोई जनरल रिएक्शन दिया हो, उस रिएक्शन में जितने रिएक्टेंट या प्रोडक्ट हैं उन सभी का पर्सनली या इंडिविजुअली हीट ऑफ फॉर्मेशन सभी का गिवन हो और हमसे कहे इस अभिक्रिया का हीट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो इसका एक नियम है, जैसा कि आपको अब आगे बता भी दूंगा, डेराइव भी किया जा सकता है, लेकिन समझ लेना कि ऐसे अभिक्रिया का यदि हीट ऑफ रिएक्शन पूछा जाए तो कहना हीट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू होगा सम ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट कर देना। ठीक है, समेशन या सम दोनों बोल सकते हो। समेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट करना, उससे इस पर्टिकुलर रिएक्शन का हीट ऑफ रिएक्शन की क्या वैल्यू होगी वो पता चल जाएगा। फिर से शर्त समझ लो, आखिरी बार बोल रहा हूँ कि किसी जनरल केमिकल रिएक्शन में जितने रिएक्टेंट या प्रोडक्ट हैं इन सभी का हीट ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू दी जाए और इस पर्टिकुलर रिएक्शन का हीट ऑफ रिएक्शन निकालना हो तो सीधा सीधा एक काम कर लेना कि हीट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू होगा सम ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में जितने भी प्रोडक्ट हैं उन सभी के हीट ऑफ फॉर्मेशन को जोड़ लो, माइनस सम ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट कर देना बेटा। तो इस रिएक्शन का इंथैल्पी चेंज जिसको हम हीट ऑफ रिएक्शन कहते हैं वो आ जाएगा। एक बात हो गई, पहली बात। दूसरा, इसका एक बात और समझ लो भाई, सेकेंड नंबर का एप्लीकेशन एक बात समझना कि जो मान लो डिफरेंट रिएक्शन है और सभी में हीट ऑफ फॉर्मेशन, सभी में प्रोडक्ट का हीट ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू दी गई, तो जहाँ पर जिस प्रोडक्ट की हीट ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू निगेटिव में जितनी ज़्यादा होगी कहना वह प्रोडक्ट उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। मतलब फिर से समझो, स्टेबिलिटी जो प्रोडक्ट की होगी वो डिपेंड करेगी कि हीट ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू क्या है। कहना कि हायर द वैल्यू, यहाँ लिख दे रहा हूँ समझ लेना, हायर द निगेटिव वैल्यू, निगेटिव वैल्यू, निगेटिव में हायर द निगेटिव वैल्यू ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। भाई प्रोडक्ट का ही तो हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालते हैं, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट कहना मोर द स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, मोर स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट या स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट इज मोर, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट यहाँ लिख लो, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इज मोर, वहाँ पे प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल हो। समझने का प्रयास करो, फिर से एक बार बता रहा हूँ कि हायर द निगेटिव वैल्यू ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। मान लो डिफरेंट रिएक्शन दिया हो और उसमें डिफरेंट प्रोडक्ट बन रहे थे, भाई डिफरेंट रिएक्शन है तो हर जगह प्रोडक्ट अलग अलग बनेंगे और हर प्रोडक्ट का हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया है, तो कहना जिस प्रोडक्ट का हीट ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू निगेटिव में जितनी ज़्यादा होगी वह प्रोडक्ट उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। अरे कहना भाई ऐसा कारण क्या बताओ, अरे कारण आप समझ गए होंगे, अच्छा भाई निगेटिव में वैल्यू ज़्यादा है इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हीट निकली, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो जितना ज़्यादा हीट निकलेगी प्रोडक्ट उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। भाई रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, हीट निकलेगी और हीट ज़्यादा निकल गई माने, तो आप कहना हीट जब ज़्यादा निकलेगी तो इसका मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी उतना, और प्रोडक्ट की एनर्जी जितना कम होगी स्टेबिलिटी प्रोडक्ट की उतनी ज़्यादा होगी। तो वही मैंने एक लाइन लिख दिया, अभी क्वेश्चन के माध्यम से दिखा भी दूंगा कि डिफरेंट रिएक्शन में डिफरेंट प्रोडक्ट बनेंगे, उन सारे प्रोडक्ट का हीट ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू दी जाए, तो जिस प्रोडक्ट का हीट ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू निगेटिव में जितनी ज़्यादा होगी वह प्रोडक्ट उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। तो वही लिखा है
कि हायर द नेगेटिव वैल्यू ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, हायर द स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, हायर द स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, तो वहाँ पर प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा हो, हायर द स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात याद रखना। जैसे जैसे सपोज करो, मान लो कोई अभिक्रिया मैं खुद ही लिख दे रहा हूँ, जैसे ए से मान लो बी बना, यहाँ पर मान लो सी से डी बना, मान लो, और हमने कहा एम से एन बना, मान लो एम से एन बना, और ऐसे ही मैंने कहा कि मान लो के से एल बना, ऐसे डिफरेंट रिएक्शन दिया। ये देखो यहाँ पर प्रोडक्ट बी है, यहाँ प्रोडक्ट डी है, यहाँ एन है, यहाँ एल है। मान लो यहाँ पर हीट ऑफ फॉर्मेशन बी का हमें दिया, यहाँ पे हीट ऑफ फॉर्मेशन डी का दिया है, यहाँ पर हीट ऑफ फॉर्मेशन एन का दिया, एन माने वही प्रोडक्ट का हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया जाता है। और हीट ऑफ फॉर्मेशन हो किसका रहा है, प्रोडक्ट का, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन प्रोडक्ट का ही तो दिया जाएगा, रिएक्टेंट का थोड़ी दिया जाएगा। ये देखो हीट ऑफ फॉर्मेशन मान लो सब कुछ दी गई। मान लो यहाँ पर है -200 किलो कैलोरी है, और यहाँ पर -300 किलो कैलोरी है। मान लो यहाँ पे -400 किलो कैलोरी है, मान लो यहाँ पर -500 किलो कैलोरी है। तो आप देखो बेटा यहाँ पर डिफरेंट रिएक्शन में देखो सभी प्रोडक्ट का जो हीट ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू दी गई है, जिसका हीट ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू निगेटिव में जितनी ज़्यादा होगी, कहना वहाँ पर प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो बताओ ये यहाँ इस अभिक्रिया में प्रोडक्ट बी है, इस अभिक्रिया में प्रोडक्ट डी है, इसमें प्रोडक्ट एन है, यहाँ प्रोडक्ट एल है। और हम कहें स्टेबिलिटी का ज़रा आर्डर बताओ, डिफरेंट प्रोडक्ट जो हैं एल एन डी और एफ बी, ये जो प्रोडक्ट हैं इनके स्टेबिलिटी का आर्डर बताओ, तो कहना सबसे ज़्यादा स्टेबल यहाँ डी होगा। क्यों? क्योंकि हीट ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू एल की जो हीट ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू निगेटिव में सबसे ज़्यादा है, इसका मतलब सबसे ज़्यादा स्टेबल यही होगा, मोस्ट स्टेबल। इन चारों में यदि कंपेयर किया जाए तो मोस्ट स्टेबल स्पीसीज हमारा यही होगा एल। ठीक, तो ये बात को समझना पड़ेगा। फिर से आखिरी बार एक बार बोल रहा हूँ कि किसी डिफरेंट रिएक्शन में प्रोडक्ट जो बन रहे होंगे, हर प्रोडक्ट का यदि हीट ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू दी गई हो, तो जहाँ पर हीट ऑफ प्रोडक्ट की हीट ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू निगेटिव में जितनी ज़्यादा होगी, वह प्रोडक्ट उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। याद नहीं करना, समझ भी लेना है भाई। डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव में जितनी ज़्यादा, मतलब उस अभिक्रिया के दौरान उतनी ज़्यादा हीट निकली, और हीट ज़्यादा से ज़्यादा निकली, इसका मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना, हीट ज़्यादा से ज़्यादा निकली, माने प्रोडक्ट की हीट कम हो गई, और प्रोडक्ट की हीट जितनी कम होगी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा हो। ये देख लें। तो ये सारी बातें बेटा हीट ऑफ फॉर्मेशन के बारे में मैंने किया, तो ये एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। चलिए, तो आइए हम आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन के क्वेश्चन पे ले चलते हैं। अब जितने कॉन्सेप्ट है सब बता दिया, अब आइए जरा सा क्वेश्चन पे चल के जरा सा इसे क्वेश्चन लगा के देख ले भाई। हीट ऑफ फॉर्मेशन के क्वेश्चन पे आइए। चल, तो ये सब स्टेबल हैं, ये बुकलेट में आप भेजूंगा तो ये सब देख लेना अभी कि कौन कौन नेचर में किस रूप में स्टेबल होते हैं वो देख लेना। जैसे ब्रोमीन नेचर में लिक्विड फॉर्म में स्टेबल होता है, मेटल जितने हैं वो सॉलिड फॉर्म में स्टेबल होते हैं, H2 गैसियस फॉर्म में स्टेबल है, O2 गैसियस फॉर्म में स्टेबल है। हाँ, फास्फोरस के कई एलोट्रॉप होते हैं, रेड फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस, वाइट फास्फोरस, उसमें रेड फास्फोरस नेचुरली ज़्यादा स्टेबल हो। वैसे सल्फर के कई एलोट्रॉप्स हैं, रोम्बिक है, मोनोक्लिनिक है, उसमें रोम्बिक सल्फर ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, ये सब आपको आइडिया लग जाएगा, इसे पढ़ेंगे तब। आओ भाई चलो, हीट ऑफ फॉर्मेशन। चलिए एक सवाल पहला नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ से उठाता हूँ। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है भाई। चलिए, क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि ये क्वेश्चन जरा से देखो, ये वाला करा, फॉर द रिएक्शन H2 गैस Cl2 गैस गिव्स 2HCl। ये रिएक्शन है बेटा, और इसमें कह रहा है कि इंथैल्पी चेंज 120 किलो जूल दिया, माने इस अभिक्रिया का डेल्टा H की वैल्यू दी गई है 120 किलो जूल दी गई। ठीक है, डेल्टा H की वही इंथैल्पी चेंज दिया है। करा स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl बताइए। अच्छा सुनो, अब हमसे करा इस अभिक्रिया में HCl का हीट ऑफ फॉर्मेशन बताइए। कहना भाई हम तो शर्त जानते हैं, हीट ऑफ फॉर्मेशन यदि प्रोडक्ट का बताना है तो हम तो ये तभी बता पाएंगे जब ये कहें कि प्रोडक्ट 1 मोल बने, कोई साइड प्रोडक्ट ना बने, और प्रोडक्ट जिन एलिमेंट से बने वो नेचुरली स्टेबल हो। तो कहना यार यहाँ तो 2 मोल प्रोडक्ट बन रहा है, तो पहले एक काम करो, इस पूरे अभिक्रिया में रिएक्शन में लिख दे रहा हूँ, H2 गैस क्लोरीन 1 मोल क्लोरीन है गैसियस फॉर्म में,
और ये प्रोडक्ट बन रहा है 2HCl गैस, ये बन रहा है। इस अभिक्रिया का डेल्टा H की वैल्यू 120 किलो जूल है और हमसे HCl का हीट ऑफ फॉर्मेशन पूछा है। कहना हीट ऑफ फॉर्मेशन तो मैं तब बता पाऊंगा कि 1 मोल प्रोडक्ट बने, यहाँ 2 मोल बन रहा है। तो क्या करो भाई, तो पूरे अभिक्रिया में तुम 2 से डिवाइड कर दो। तो देखो यहाँ भी 2 से डिवाइड करो, तो यहाँ 2 से डिवाइड करोगे तो 1 हो जाएगा। तो फिर 2 से यहाँ भी, और हमने कहा उस नंबर का डिवाइड इसके इंथैल्पी चेंज की जो वैल्यू है उसमें भी कर देना। तो जरा 2 से डिवाइड करने के बाद देखो कि एक नई बात क्या बन के आई भाई, यहाँ पे आ गया हाफ मोल H2 गैस प्लस हाफ मोल Cl2 गैस गिव्स 1 मोल HCl गैस, और फिर यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा H की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 60 किलो जूल आ जाएगी। अब देख लो, अब तुम कह सकते हो इस अभिक्रिया का जो हीट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू आई है, ये जो हीट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू आई है, हम इसी को हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl कह सकते हैं। यहाँ पर जो हीट ऑफ रिएक्शन था उसको मैं हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl नहीं कह पा रहा था, यहाँ कह पा रहा हूँ क्योंकि हमारे द्वारा जो बताया गया नियम है, देखिए यहाँ फुलफिल हो रहा है कि 1 मोल प्रोडक्ट बन रहा है, साइड प्रोडक्ट है नहीं, और प्रोडक्ट जिन एलिमेंट से बन रहा है दोनों नेचुरली स्टेबल हैं। तो इस अभिक्रिया का जितना हीट ऑफ रिएक्शन है इसी को हम हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट कहेंगे। तो यही सवाल है बेटा, रिएक्शन दिया था, रिएक्शन का डेल्टा H भी दिया था और कह रहा था HCl का हीट ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू बताइए, तो आंसर आ जाएगा 60 किलो जूल। इट मीन्स हमारा आंसर अच्छा प्लस में आएगा, क्यों? क्योंकि डेल्टा H पॉजिटिव में था, इसका मतलब आंसर डी सही हो जाएगा, प्लस 60 किलो जूल सही आंसर हमारा हो। तो ये क्वेश्चन आप लगा सकते हैं, इजी क्वेश्चन है, देख लें। नेक्स्ट पर आइए जरा सा। हाँ देखो, अभी मैंने एक लाइन बोला था वो लिखा हुआ है यहाँ पर कि कोई रिएक्शन में जितने भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट हैं, चलो ये रिएक्शन मैंने माना, और इसमें जितने भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट हैं सभी का हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया है, और कहे इस अभिक्रिया का इंथैल्पी चेंज हीट ऑफ रिएक्शन डेल्टा HR बताइए क्या होगा। तो मैंने आपको नियम बताया, तो वही लिखा हुआ है कि सम ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट करना, तो उसका हीट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। जैसे देखो एक क्वेश्चन आपको मैं आपको यहाँ पे करा देता हूँ, ध्यान से देखो। एक क्वेश्चन में डायरेक्ट यदि आप चाहें तो कर सकते हैं, क्वेश्चन में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, और आपको लगाना होगा, देख लेना, क्वेश्चन लगा लेना। करा है कि इसमें इथेनॉल का हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया है, देखो भाई इथेनॉल का हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया है, CO2 का भी दिया है, वाटर का भी दिया है। इन तीनों स्पीसीज का हीट ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू क्रम से दिया हुआ है, और करा हमें इंथैल्पी चेंज इस अभिक्रिया का, ये जो नीचे रिएक्शन लिखा है इसका इंथैल्पी चेंज बताना। ठीक है, क्या करें भाई, कुछ नहीं, आप सीधा नियम लगा दो, हीट ऑफ रिएक्शन बराबर होगा सम ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट कर दो। अच्छा, प्रोडक्ट साइड में कौन है, CO2 और वाटर है। अच्छा, यहाँ 2 मोल CO2 है। अच्छा, पर मोल CO2 का हीट ऑफ फॉर्मेशन इतना दिया है, ये CO2 का हीट ऑफ फॉर्मेशन है, ये इथेनॉल का हीट ऑफ फॉर्मेशन है, और ये जो है आपका ये वाटर का हीट ऑफ फॉर्मेशन है। तो सभी का हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया, लेकिन पर मोल दिया है, और हमें यहाँ पे 2 मोल, देखो इसमें 2 मोल CO2, तो लिखना पहले 2 इंटू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 प्लस 3 इंटू 3 मोल है ना वाटर, तो 3 इंटू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। ये देखो सीधा देखा जाए तो ये टोटल हीट ऑफ फॉर्मेशन प्रोडक्ट का आ गया, माइनस 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 हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट में ले लो इथेनॉल, तो लिख देना हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल C2H5OH प्लस। अच्छा कहना यार ये O2 भी तो है, और मैंने एक बात बताया था, स्टैंडर्ड कंडीशन में किसी भी एलिमेंट का हीट ऑफ फॉर्मेशन यहाँ 0 ले लेना। देख लो, तो देखो O2 है तो इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन एलिमेंट है, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 होगा, तो यहाँ लिखना ही नहीं, 0 है तो फिर लिखने की जरूरत नहीं, तो सारी वैल्यू रख देना, यहाँ से हीट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू आ जाएगी। तो डेल्टा HR निकाल लेना बेटा, तो देखो यहाँ लिखेंगे 2 इंटू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 दिया है -394, और प्लस यहाँ पे प्लस 3 इंटू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, वाटर का हीट ऑफ फॉर्मेशन -280 किलो जूल है, ये लिख देना भाई। ये टोटल हीट ऑफ फॉर्मेशन आ गया किसका, प्रोडक्ट का, माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में इथेनॉल का लेना है, और इथेनॉल का हीट ऑफ फॉर्मेशन -400, ये तो फार्मूले में माइनस है, और हीट ऑफ फॉर्मेशन इथेनॉल का -400 कर देना। यहाँ से सॉल्व करोगे बेटा, यहाँ से इस पर्टिकुलर अभिक्रिया का हीट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। तो जो बात मैंने अभी बताई थी देखो उसी का एप्लीकेशन है।
कि किसी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन में डिफरेंट जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट हैं उन सभी का हीट ऑफ फॉर्मेशन गिवन हो, और इस पर्टिकुलर रिएक्शन का हीट ऑफ रिएक्शन मीन्स डेल्टा एच की वैल्यू निकालनी है, तो हम ये नियम लगाते हैं कि हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट करना, उससे डेल्टा एच आर आ जाएगा। डेल्टा एच आर का मतलब हीट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी आप आसानी से लगा सकते हैं, देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट एक क्वेश्चन हमारा है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो अभी मैंने बोला था उसी पे बात देखो, लिखा भी है कि हायर द नेगेटिव वैल्यू ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट मोर स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। इसका मतलब देखो यहाँ पर जैसे एक क्वेश्चन भी दिया है उसी में, जैसे मान लो कह रहा है कि हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 4 कंपाउंड आर गिवन बिलो, 4 अलग अलग कंपाउंड का हीट ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू दी गई। चलो यहाँ पे ए का हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया, यहाँ बी का दिया, यहाँ सी का दिया, यहाँ डी का दिया, तो सभी का हीट ऑफ फॉर्मेशन दे के पूछ रहा है कि मोस्ट स्टेबल कंपाउंड कौन होगा। कहना कि जिस प्रोडक्ट का हीट ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू निगेटिव में जितनी ज़्यादा होगी वह प्रोडक्ट उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। तो देखो भाई निगेटिव में चारों में जरा सा सेलेक्ट करो, निगेटिव में वैल्यू सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो निगेटिव में वैल्यू सबसे ज़्यादा यहाँ है, ए का हीट ऑफ फॉर्मेशन निगेटिव में सबसे ज़्यादा है। इट मीन्स ए बी सी डी में, ये सब प्रोडक्ट है, ए बी सी डी जो है प्रोडक्ट हैं ये सब, और इनमें देखा जाए तो ए की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, ये बात देखना। तो इसका चारों ऑप्शन को सेलेक्ट करके देखना तो आंसर इसका फर्स्ट हो जाए। हाँ एक सवाल और जरा से जल्दी से देख लो भाई, अभी जो लाइन मैंने बोला था उसका देखिए यहाँ से आप जवाब दे पाएंगे। कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा विच ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज मोस्ट स्टेबल। देखो नाइट्रोजन के बहुत सारे ऑक्साइड दिए गए, बहुत सारे क्या 4 दिए गए हैं। ये देखो यहाँ नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, ये भी नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ये भी नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, ये भी नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, और हर रिएक्शन में देखो यहाँ पर हीट ऑफ फॉर्मेशन सबका दिया है। क्यों भाई सुनो, क्यों हीट ऑफ फॉर्मेशन बोल सकते हो, जरा सा समझना इस बात को। देखो यहाँ 1 मोल प्रोडक्ट बन रहा है, यहाँ भी 1 मोल, यहाँ भी 1 मोल, यहाँ भी 1 मोल, तो प्रोडक्ट हर जगह 1 मोल बन रहा है। अच्छा यह प्रोडक्ट जिनसे बन रहा है ध्यान से देखो तो ये नेचुरली स्टेबल है। अरे भाई नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म में स्टेबल होता है, O2 गैस फॉर्म में स्टेबल होता है, तो ये दोनों देखो सब स्टेबल है। तो इसका मतलब इस अभिक्रिया का जो हीट ऑफ रिएक्शन उसको हम हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2O बोलेंगे। तो यहाँ पर लाइन लिखना चाहो तो एक लाइन लिख सकते हो जानकारी के लिए, यहाँ पर लिखना चाहो तो देखो मैं लिख भी दे रहा हूँ। ये क्या है, तो ये है हीट, इसको हीट ऑफ रिएक्शन दिया है, कहना यही है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2O भी है, यही है। ये जो हीट ऑफ रिएक्शन दिया है इसको लिख सकते हो, यही है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO है, और ये हीट ऑफ रिएक्शन दिया है इस अभिक्रिया का, इसको बोल देना ये है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 है, और ये इस अभिक्रिया का हीट ऑफ रिएक्शन दिया है इसको बोल देना ये है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2O5 दिया है। बस तो देखो मैंने यही तो बोला था, डिफरेंट रिएक्शन में जो डिफरेंट प्रोडक्ट हैं इन सभी प्रोडक्ट का हीट ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू ये दी गई है, और जिस प्रोडक्ट का हीट ऑफ फॉर्मेशन नेगेटिव में जितना ज़्यादा होगा कहना वह प्रोडक्ट उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। बेटा तो बताओ इन चारों में सब नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं, तो बताओ कौन से नाइट्रोजन का ऑक्साइड है जिसका हीट ऑफ फॉर्मेशन नेगेटिव में सबसे ज़्यादा है, तो कहना यही हमारा दिख रहा है कि जहाँ पे NO2 का हीट ऑफ फॉर्मेशन नेगेटिव में सबसे ज़्यादा है। इट मीन्स इन चारों नाइट्रोजन के ऑक्साइड में सबसे ज़्यादा कौन सा नाइट्रोजन ऑक्साइड स्टेबल होगा, तो कहना NO2 सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन के आधार पे आंसर लगा देना कि नाइट्रोजन के जितने ऑक्साइड हैं उनमें NO2 ज़्यादा स्टेबल है। याद मत करना बेटा, कंसेप्ट समझ लेना, क्योंकि नेगेटिव में वैल्यू ज़्यादा का मतलब है वहाँ पे हीट ड्यूरिंग रिएक्शन हीट ज़्यादा निकली होगी, और जिस रिएक्शन में हीट ज़्यादा निकली होगी इसका मतलब वहाँ प्रोडक्ट की हीट उतनी कम होगी, और जिसकी हीट या एनर्जी कम होगी उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। बस ये बात को समझ लेना, देख लेना। नेक्स्ट आइए जरा सा एक क्वेश्चन हम आपके सामने और दिखा रहे हैं, ये भी एग्जाम का सवाल है, देखना भाई कैसे लगा पाओगे इस क्वेश्चन को, जल्दी से देख लो। ये क्वेश्चन हमारा है, ये क्वेश्चन ये है भाई, क्वेश्चन यहाँ से लगा रहे हैं, एक सेकेंड, इसमें क्वेश्चन पर आ जाओ। एक मिनट बेटा, क्या एक सेकेंड, हाँ अब इसमें हम क्वेश्चन पे दिए आए, तो ये देखो हमारा सवाल है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डिफाइंड हीट ऑफ फॉर्मेशन। बस सिंपल से बात है, आप देख के आंसर बता सकते हैं। इसका मतलब
कौन सा ऐसा अभिक्रिया है जो स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन को डिफाइन कर रहा है, तो कहना कि उस अभिक्रिया की तलाश करो जिसमें एक मोल प्रोडक्ट बन रहा हो, कोई साइड प्रोडक्ट ना बन रहा हो, प्रोडक्ट जिन एलिमेंट से बन रहा हो नेचुरली स्टेबल हो, तो वह अभिक्रिया का जो हीट ऑफ रिएक्शन होगा वही होगा हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। देख लो यहाँ पे संभव नहीं है, क्यों? क्योंकि एक मोल प्रोडक्ट तो बन रहा है लेकिन जिनसे बन रहा है उसमें डायमंड है वो नेचुरली स्टेबल नहीं है। यहाँ संभव नहीं है क्योंकि 2 मोल प्रोडक्ट बन रहा है, तो हम तो कहें ये भी हमारा कॉन्सेप्ट फेल हो गया। यहाँ पर आ जाओ भाई, यहाँ पर देखो 1 मोल प्रोडक्ट बन रहा है और जिनसे बन रहा है ये दोनों नेचुरली स्टेबल हैं। फ्लोरीन गैसियस फॉर्म में नेचर में स्टेबल होता है, H2 गैस फॉर्म में नेचर में स्टेबल होता है, ये दोनों स्टेबल हैं। इसका मतलब 1 मोल प्रोडक्ट यहाँ बन रहा है, साइड प्रोडक्ट है नहीं है, जिनसे बन रहा है नेचुरली स्टेबल है। इसका मतलब यह जो अभिक्रिया है यह स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, माने इस अभिक्रिया का जो हीट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू होगी, इस अभिक्रिया के जो हीट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू होगी उसी को हम हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HF कहेंगे, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट कहेंगे। ये होगा। हाँ, ये क्यों नहीं है? कहना ये इसलिए नहीं है कि 1 मोल प्रोडक्ट तो बन रहा है लेकिन जिनसे बन रहा है उसमें CO है, CO नेचुरली स्टेबल नहीं होता है। इसका मतलब इस अभिक्रिया के हीट ऑफ रिएक्शन जो होगा उसको हम हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 कहना चाहें तो नहीं कह सकते, ये गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर कौन सा सही है? बी सही हो। तो इस तरीके से हीट ऑफ फॉर्मेशन की जितनी बात बन सकती है, जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको दिखा दिए। आइए जरा सा कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस जो हमें लास्ट टर्न पे कराया था वो आप देख लो जल्दी जल्दी। एक क्वेश्चन कर लेंगे आप, ये भी क्वेश्चन हो जाएगा, करा दिया था लास्ट टर्न पे, ये भी हो जाएगा। एक क्वेश्चन अभी जस्ट मैंने जो बोला वही सवाल है जो पीछे था, यही सेम सवाल है। हाँ, इस क्वेश्चन में आओ जरा ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन पे आइए भाई। अभी इसका भी आंसर मैंने बताया है लेकिन देख लीजिए क्या क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन में ये कह रहा है बेटा 5 नंबर का सवाल पे आओ जरा सा ध्यान से, इसमें अब जरा विचार करके आंसर बताते चलो भाई। करा ये रिएक्शन है H2Cl2 2HCl, वही है H2 है, Cl2 है, 2HCl बन रहा है, 2 मोल HCl बन रहा है और इस रिएक्शन का डेल्टा H 194 किलो जूल दिया है। करा हीट ऑफ फॉर्मेशन HCl का बताओ। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन तो तभी बता पाएंगे 1 मोल प्रोडक्ट बने, तो कुछ नहीं करना है, पूरे इक्वेशन में यहाँ भी 2 से, यहाँ भी 2 से, यहाँ भी 2 से, डेल्टा H की वैल्यू में भी 2 से डिवाइड कर देना, तो ये बन जाएगा हाफ H2। ऐसा सवाल अभी कराया था एक तो पीछे, यहाँ पे हो जाएगा हाफ Cl2 गैस और ये बन जाएगा आपका HCl गैस। तो देखो 1 मोल प्रोडक्ट, अच्छा यहाँ पे डेल्टा H की वैल्यू निकाल लो बेटा, तो आ जाएगी कितना, ये 9 हो जाएगा और 97 आ जाएगा, प्लस में आएगा 97 किलो जूल आ गया। इसका आंसर आप निकालना चाहो तो निकल जाएगा। देखो इस अभिक्रिया में अब 1 मोल प्रोडक्ट बन रहा है, साइड प्रोडक्ट है नहीं, जिनसे बन रहा हो नेचुरली स्टेबल है, तो अभिक्रिया का जो हीट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू आई है इसी को कहना ये हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl भी इसी को बोलेंगे। ये जो वैल्यू है ना ये हीट ऑफ रिएक्शन भी कह देना, या कहना ये जो 97 आया है ये हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl। तो ऐसा सवाल अभी लगवाया था पीछे, आप आसानी से लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ जल्दी से देख लो भाई। कह रहा है कि फॉर द ट्रांजिशन, ट्रांजिशन कब बोलते हैं एक बात जानकारी में रखना कि जब कभी एक एलोट्रॉप दूसरे एलोट्रॉपिक फॉर्म में चेंज हो, जैसे डायमंड ग्रेफाइट में चेंज हो या ग्रेफाइट डायमंड में चेंज हो, ठीक है। जब एक एलोट्रॉपिक फॉर्म दूसरे एलोट्रॉपिक फॉर्म में चेंज होता है तो इसको हम ट्रांजिशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर जरा सा क्वेश्चन पे आओ भाई, विचार करिए। क्वेश्चन क्या करें, 6 नंबर सवाल देखें। ऐसे 7-8 सवाल जल्दी से फटाफट विचार कर लो तो फिर हम हीट ऑफ कंबशन पे चलते हैं। देखो डायमंड है ग्रेफाइट में बदल रहा है और इस अभिक्रिया का डेल्टा H की वैल्यू दिया है निगेटिव में, और मैंने कहा डेल्टा H निगेटिव में, इसका मतलब एक्जोथर्मिक है। और एक्जोथर्मिक में आप पढ़ते हैं कि HR और HP, अरे भाई एक्जोथर्मिक का मतलब दिमाग में दौड़ा लो कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा होगा, कुछ हीट निकल भी रही होगी, एनर्जी तो कंजर्व होती है ना, तो रिएक्टेंट की हीट ज़्यादा थी, प्रोडक्ट बना भी और कुछ हीट निकल गई, इसका मतलब प्रोडक्ट की हीट कम होगी, तो इसका मतलब प्रोडक्ट की हीट कम होगी, रिएक्टेंट की ज़्यादा होगी। एक्जोथर्मिक में यही होता है, रिएक्टेंट की हीट ज़्यादा होगी, प्रोडक्ट की कम होगी। अच्छा, प्रोडक्ट की कम और जिसकी हीट कम है, हीट माने वही, हीट इज द मोड ऑफ एनर्जी, तो हीट इज द काइंड ऑफ एनर्जी, तो इसका मतलब प्रोडक्ट की हीट कम है, इसका मतलब स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी प्रोडक्ट की ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होगा। इसका मतलब एक्जोथर्मिक रिएक्शन में देखा जाए तो थर्मोडायनेमिकली देखो यहाँ से एक्सप्लेन हो रहा है कि डायमंड ग्रेफाइट में चेंज हो रहा है और कुछ हीट निकल रही है, प्रोसेस एक्जोथर्मिक है, और एक्जोथर्मिक में मैं कहता हूँ प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होता है, इट मीन्स इस अभिक्रिया में ग्रेफाइट ज़्यादा स्टेबल हो। तो थर्मोडायनेमिकली यहाँ से प्रूव भी हो रहा है कि ग्रेफाइट इज मोर स्टेबल देन डायमंड। तो देखो ये
प्रोसेस को देख के समझ के आप बता सकते हैं। तो आंसर आपका हो जाएगा ग्रेफाइट इज स्टेबल देन डायमंड। यस, एक्जोथर्मिक अभिक्रिया में प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है और ग्रेफाइट प्रोडक्ट साइड में है। इसका मतलब सीधा बोल देना कि जो ग्रेफाइट है इसकी स्टेबिलिटी डायमंड से ज़्यादा होगी। ये आंसर आप दे सकते हैं। अच्छा सुनो बेटा, एक बात और भी है, तुम चाहो तो इसको रिवर्स करके एक बार सोच लो। अरे ऐसे सोचो ना, इधर देखो, जैसे मैंने कहा इसी रिएक्शन को रिवर्स कर दो। मैं इसे लिख दे रहा हूँ, ये कार्बन है ग्रेफाइट, रिवर्स कर रहा हूँ रिएक्शन को, और यहाँ बन गया ये डायमंड है। अच्छा रिएक्शन रिवर्स करोगे तो मैंने बताया था भी कि किसी भी थर्मोकेमिकल रिएक्शन को जब हम रिवर्स करते हैं तो उस अभिक्रिया का जो डेल्टा एच है उसका साइन चेंज हो जाएगा। रिएक्शन को रिवर्स करके लिख लिया तो इस डेल्टा एच की वैल्यू फिर यहाँ पे आएगी प्लस 1.5 किलो जूल होगी। न्यूमेरिकल वैल्यू वही रहेगा, मैग्नीट्यूड वही रहेगा, साइन चेंज हो गया। अब देखो जरा सा, ग्रेफाइट से डायमंड जब बन रहा है तो ये प्रोसेस एंडोथर्मिक है, और आप बेटा समझते एंडोथर्मिक का मतलब रिएक्शन में हीट दी जा रही है, तो रिएक्टेंट को हीट जब देंगे तो प्रोडक्ट बनेगा। इसका मतलब यहाँ प्रोडक्ट की हीट ज़्यादा होगी रिएक्टेंट से। इसका मतलब एंडोथर्मिक में एचपी ज़्यादा होगा एचआर से, और जब एचपी ज़्यादा है एचआर से, और इसका मतलब प्रोडक्ट की हीट ज़्यादा है, रिएक्टेंट की हीट कम है, और जिसकी हीट कम उसकी एनर्जी कम, वो ज़्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पर रिएक्टेंट ज़्यादा स्टेबल है। तो इस अभिक्रिया से भी पता चल रहा है कि रिएक्टेंट ज़्यादा स्टेबल, और रिएक्टेंट में कौन है? ग्रेफाइट है। इसका मतलब अगेन तुम इस अभिक्रिया से भी देख के बता सकते हो कि ग्रेफाइट की स्टेबिलिटी डायमंड से ज़्यादा होगी। तो इससे भी बता सकते हैं, इससे भी आंसर दोनों से वही आ रहा है कि ग्रेफाइट की स्टेबिलिटी डायमंड से ज़्यादा है। तो ये क्वेश्चन का जवाब बेटा आंसर हो जाएगा सी। तो 6 नंबर का सवाल आप लगा सकते हैं, दिक्कत नहीं आएगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, इसका तो जल्दी से भाई इसके बारे में ज़रा विचार कर लो। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम ये क्वेश्चन आपको लगवा रहे हैं, ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा जरा देखो भाई, क्या लगाना है दिमाग, जरा सा देख लो क्या यहाँ पे करना है। ठीक, 7 नंबर सवाल अच्छा सवाल है, और ऐसे क्वेश्चन आपको कई बार अंशाल में मिल जाएंगे। क्वेश्चन करा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। कुछ नीचे डेटा दिया है, इस डेटा को देख के करा है कि हमें हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन बताना। अरे यार भाई का नाम मीथेन का हीट ऑफ फॉर्मेशन बताना, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि 1 मोल मीथेन बने, साइड प्रोडक्ट ना बने, और मीथेन जिनसे बने वो नेचुरली स्टेबल हो। तो कहना यार इसका मतलब कुछ इस टाइप की रिएक्शन हमें चाहिए कि 1 मोल मीथेन बने, और जिनसे बने माने किससे बनेगा? कार्बन से बनेगा जो कि सॉलिड होगा, और हाइड्रोजन बनेगा जो कि H2 नेचुरली गैसियस फॉर्म में होता है। तो मैं इसे लिख दिया, 1 मोल प्रोडक्ट बने, साइड प्रोडक्ट ना हो, और जिनसे बन रहा हो नेचुरली देखो स्टेबल है। कार्बन सॉलिड फेज में नेचुरली स्टेबल होता है, और हाइड्रोजन गैसियस फेज में स्टेबल होता है। तो इस ऐसी अभिक्रिया हमें चाहिए। अच्छा, इस अभिक्रिया का जो हीट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू आएगी उसी को तो हम हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन कहेंगे, उसी को तो हम हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट कहेंगे। यस, इसका मतलब कुल मिलाकर के ये जो अभिक्रिया हमें दी गई है 3, इनमें इनकी सहायता से हम कुछ यही रिएक्शन हमें ले आना। अच्छा, यही अभिक्रिया जब आ जाएगी तो इसका जो हीट ऑफ रिएक्शन होगा वही तो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन कहलाए। चल आइए देखते, इसका मतलब ये अभिक्रिया चाहिए। तो आइए भाई क्या करें, हमने कहा था थर्मोकेमिकल रिएक्शन को जरूरत पड़ने पर रिवर्स कर दो, एक में दूसरे को जोड़ दो, एक में से दूसरे किसी को घटा दो, वो अपनी आवश्यकता के हिसाब से कर सकते हो। और हमारी आवश्यकता क्या है जरा सा देखो, हमारी आवश्यकता यही है कि हमें यही रिएक्शन ले आना है, एनी हाउ यही अभिक्रिया हमें प्राप्त करना है। और इस अभिक्रिया में देखो 1 मोल मीथेन बनाना है, वो भी राइट साइड में, प्रोडक्ट साइड में, राइट साइड या प्रोडक्ट साइड। तो कहना यार मीथेन यहाँ तो है लेकिन लेफ्ट साइड में, और 1 मोल ही चाहिए राइट साइड में हम, और यहाँ लेफ्ट में। तो पहले तो क्या करो, इक्वेशन नंबर 3 को रिवर्स कर दो। देखना इस अभिक्रिया को रिवर्स करेंगे, उलट के लिखो, तो ये लिख दिया मैंने, 3rd वाले को मैं रिवर्स करके लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखा CO2 गैस प्लस 2H2O गैस, यहाँ पर लिक्विड होगा, लिक्विड फेज होना चाहिए यहाँ पर लिक्विड, और ये चेंज होके इधर रिवर्स करोगे तो इधर आ जाएगा मीथेन गैस, और ये हो जाएगा 2O2 गैस। अच्छा, रिएक्शन को रिवर्स किया तो यहाँ लेवोजियर लाप्लास का नियम लगा दो। अभिक्रिया को रिवर्स किया तो डेल्टा H की जो वैल्यू है उसका साइन बदल देना, तो यहाँ पे होगा प्लस 890.3 किलो जूल पर मोल हो जाए। पहला काम किया कि हमें प्रोडक्ट साइड में मीथेन चाहिए, तो रिएक्शन 3rd वाले को रिवर्स किया, प्रोडक्ट साइड में मीथेन आ गया। हाँ, लेकिन 1 मोल मीथेन चाहिए, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। तो चलो फिर देखते हैं।
अच्छा बेटा एक काम करो कि क्या करें कि वही अभिक्रिया आ जाए, तो दिमाग का थोड़ा सा यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। अच्छा अब क्या करें भाई, तो चलो दूसरे वाले इक्वेशन को हम क्या करें कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके एट इट इज वैसे लिख देना। क्यों 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें देखो रिएक्टेंट साइड में वाटर तो चाहिए नहीं, तो एनी हाउ वाटर को हमें कैंसिल करना पड़ेगा, और इधर 2 मोल वाटर है रिएक्टेंट साइड में, इसका मतलब प्रोडक्ट साइड में जब 2 मोल वाटर आएगा तभी तो कैंसिल होगा। तो दूसरे वाले अभिक्रिया में 2 से पहले मल्टीप्लाई करो, तो देखो मैंने लिया 2H2 गैस प्लस 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 1 मोल बन जाएगा, हाफ इंटू 2 करोगे तो 1 ही तो होगा, 1 मोल O2 गिव्स 2 मोल H2O। और यहाँ पर एक बात देख लो, रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई किया तो डेल्टा H की जो वैल्यू है इसमें 2 से मल्टीप्लाई माने -285.8 इंटू 2 कर देना। क्लियर। अच्छा अब CO2 भी इधर देखो प्रोडक्ट साइड में है, अच्छा रिएक्टेंट साइड में, हमें तो रिएक्टेंट साइड में CO2 चाहिए नहीं। अच्छा यहाँ पे इस अभिक्रिया में CO2 प्रोडक्ट साइड में, तो डायरेक्ट लिख दो, तो उससे क्या होगा कि CO2 प्रोडक्ट साइड का रिएक्टेंट साइड का CO2 कट जाएगा। तो इसको डायरेक्ट मैंने लिखा, तो ये देखो लिखा कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैस गिव्स, यहाँ बना CO2 गैस, और इस अभिक्रिया को एट इट इज लिखा है, तो इसका डेल्टा जो है वही डायरेक्ट लिख देना -393.5 किलो जूल। ये सब किलो जूल में डेटा दिया हुआ है। अब क्या किया भाई, हमने अपने हिसाब से दिमाग लगाने के बाद अब एक काम करो, इन तीनों अभिक्रिया को ऐड कर दो, इन तीनों को ऐड करो। तो ऐड करने के समय एक बात ध्यान देना कि जो लेफ्ट और राइट या रिएक्टेंट या प्रोडक्ट साइड में जो कॉमन हो उसको कैंसिल कर देना। देखो भाई इधर देखो, बहुत ध्यान से समझो, तो इधर 1 मोल CO2 है रिएक्टेंट साइड में, यहाँ पे 1 मोल CO2 है प्रोडक्ट साइड में, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 2 मोल वाटर है रिएक्टेंट साइड में, यहाँ 2 मोल वाटर है प्रोडक्ट साइड में, कैंसिल हो जाएगा। ठीक। अच्छा इधर आओ, इधर देखो 2 मोल ऑक्सीजन है इधर रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड में, और इधर हमें देखा जाए तो 2 मोल ऑक्सीजन यहाँ भी, एक यहाँ और 1 मोल यहाँ, तो 2 मोल है, तो ये 2 मोल ऑक्सीजन इधर के 2 मोल ऑक्सीजन इधर के कैंसिल हो जाएगा। इधर क्या बचा भाई, यहाँ पे बचा कार्बन सॉलिड, ये देखो कार्बन सॉलिड बचा, 2H2 गैस बचा, और इधर हमारा ये मीथेन बचा, ये लिख दिया। तो यह देखो यही तो आ गया। कुल मिलाकर के यही रिएक्शन हमें रिक्वायर्ड था, और इसी अभिक्रिया का जो हीट ऑफ रिएक्शन होगा वही हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन कहलाएगा। बस तो इसका मतलब क्या किया भाई, इनको 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 जब जोड़ा तो ये रिएक्शन आ गया। इसका मतलब ये वाली डेल्टा H की जो वैल्यू है और इसके जो डेल्टा H की ओवरऑल वैल्यू है और इसके डेल्टा H की वैल्यू है, तीनों को हम जब ऐड करेंगे तब इस पर्टिकुलर इस वाले का ये रिक्वायर्ड रिएक्शन का डेल्टा H हीट ऑफ रिएक्शन आएगा, और हीट ऑफ रिएक्शन जितना आएगा कहना वही हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन कहलाएगा ही आ जाएगा। क्या करना है, बस आंसर आपका निकल के आ जाएगा। इसको मैच करा लेना, अब आंसर ना निकाला जाए तो कुछ नहीं, न्यूमेरिकली सॉल्व कर लेना, कुछ करना थोड़ी है। देखो ए वैल्यू में पहले 2 से मल्टीप्लाई करना, ये निगेटिव में है जुड़ जाएगा, तो ये दोनों वैल्यू माइनस माइनस जुड़ के माइनस ही होगा, और ये प्लस है तो वहाँ से सॉल्व कर लेना और आंसर निकल के आ जाएगा। इसका आंसर देखो ये बी आया है। कुछ नहीं करना था, मैंने बस सीधा सीधा छोटा सा कॉन्सेप्ट बताया कि डिफरेंट रिएक्शन दिया था, और इन रिएक्शन की मदद से हमें मीथेन का हीट ऑफ फॉर्मेशन बताना था। तो आप मीथेन का फॉर्मेशन इक्वेशन लिखना आना चाहिए, और मीथेन का फॉर्मेशन इक्वेशन देखो मैंने लिख दिया, इसीलिए पीछे बताया था किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन इक्वेशन कैसे लिखा जाता है। तो मीथेन का फॉर्मेशन इक्वेशन लिखना है तो क्या करोगे बेटा, 1 मोल मीथेन बना लो, साइड प्रोडक्ट कुछ न बने, और यह मीथेन जिन एलिमेंट से बने उनको लिख लो, रिएक्शन को बैलेंस करके लिख दो। इस अभिक्रिया का जो हीट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू होगी उसी को हम हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट या उसी को हम हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन कहेंगे। और इसका मतलब इन तीनों रिएक्शन की मदद से हमें मीथेन का हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालना था। तो बस हमने किसको रिवर्स करना है, किसमें किससे मल्टीप्लाई करना है, किसको जोड़ना है, किसमें से किसको घटाना है, वो सिचुएशन देख करके आप कर लेना। वो क्वेश्चन की सिचुएशन देख करके वहाँ पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा, ये क्वेश्चन 7 का आंसर भी आपको मिल जाएगा, -74.8 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए जल्दी से। अब कुछ वैराइटीज आप क्वेश्चन जल्दी जल्दी देख लो। हाँ, जैसे 8 नंबर सवाल भी आप लगा सकते हैं। 8 नंबर में आ जाओ भाई। हाँ चलिए भाई, सभी का आंसर आ गया था। इस क्वेश्चन का जरा जवाब बताओ भाई, जल्दी से लगा लो। सारे लोग कॉपी में जरा सा एक बार इसको क्वेश्चन को लगाइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 8, आंसर पे मत जाइए, आंसर जो मैंने दिया है ऐसा जरूर नहीं कि वो सही हो, इसलिए एक बार लगा के चेक कर लो।
क्वेश्चन नंबर 8 में आइए, क्या कह रहा है कि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। अरे भाई इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड बताना है। इसका मतलब इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO का मतलब हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO। इसका मतलब ऐसा कुछ करो कि CO का फॉर्मेशन इक्वेशन पहले लिखो, साइड में लिख लो CO का फॉर्मेशन इक्वेशन लिखो। इसका मतलब 1 मोल CO बने, कोई साइड प्रोडक्ट ना बने, और ये जिनसे बने वो नेचुरली स्टेबल हों। अच्छा, कार्बन और ऑक्सीजन से ही बनना है तो ऐसे मत लिख देना C और O लिख के जोड़ के CO बना दो ना, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि 1 मोल प्रोडक्ट बने और साइड प्रोडक्ट ना बने, और जिनसे CO जिनसे बने वो नेचुरली स्टेबल होना चाहिए। तो कार्बन तो सॉलिड फॉर्म में स्टेबल होता है, हाँ O2 गैस फॉर्म में स्टेबल होता है, तो यहाँ पर हाफ O2 ऐसे लिख देना। तो ये प्रैक्टिस करने से आ जाएगा, देख लो। कुल मिला के हमें यही अभिक्रिया यदि पता चल जाए किसी तरीके से, तो इस अभिक्रिया का जो हीट ऑफ रिएक्शन होगा बेटा, उसी को हम हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO भी बोलेंगे। बस आइए कुछ ऐसा करें कि यही आ जाए। तो 2 इक्वेशन हमें दिया, एक ये वाला है, दूसरा ये है। तो 2 इक्वेशन में दिमाग लगाइए। अरे कहना यार CO का 1 मोल चाहिए, वो भी प्रोडक्ट साइड में चाहिए, और यहाँ CO का 1 मोल है बट रिएक्टेंट साइड में है, तो ये दूसरे वाले अभिक्रिया को क्या करो, रिवर्स कर दो। तो इसको रिवर्स करोगे तो देखो बन जाएगा। रिवर्स करने के बाद लिख रहा हूँ CO2 गैस और गिव्स CO गैस और प्लस हाफ O2 गैस। हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे, कैलकुलेशन सब आप करते रहना जल्दी जल्दी, ठीक है बेटा। बस हम आपको टेक्निक तरीका फटाफट बताते चलना जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे सीधा रिएक्शन को कुछ नहीं किया, रिवर्स कर दो। रिवर्स करने से क्या होगा, डेल्टा H का जो वैल्यू है साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ प्लस 283 किलो जूल आ जाए। ध्यान से समझ लो पहली बात। अच्छा, अब क्या करें भाई, तो कहना कि कोई बात नहीं, प्रोडक्ट साइड में CO चाहिए और 1 मोल चाहिए, इधर आ गया है भाई। अब क्या करें, तो दूसरे वाले पहले वाले रिएक्शन को क्या करें, तो उसको डायरेक्ट ऐसे ही लिखो, कार्बन सॉलिड और O2 गैस, और लिख के और इधर लिख दो CO2 गैस। कहना इससे क्या फायदा होगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को तो वैसे ही लिख दिया। अच्छा, वैसे लिया तो डेल्टा H की वैल्यू जो है वही रहेगी, -393.5 किलो जूल कर देना भाई। अच्छा, क्या करो, अब दोनों को जोड़ दो। दूसरे वाले इक्वेशन को रिवर्स किया, फर्स्ट वाले इक्वेशन को एट इट इज लिख दिया, दोनों को ऐड कर दें तो हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन यही आ जाएगा। और इस अभिक्रिया का जो हीट ऑफ रिएक्शन होगा उसी को मैं हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट कहूँगा। अच्छा बेटा, एक बात जो बताऊँ, प्रोडक्ट हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट जब तुम बोलना तो उसमें प्रोडक्ट स्टेबल हो ऐसा जरूरी नहीं है। मैंने कहा कि 1 मोल प्रोडक्ट बने, साइड प्रोडक्ट ना बने, वह प्रोडक्ट जिन एलिमेंट से बने वह नेचुरली स्टेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यार प्रोडक्ट नेचुरली स्टेबल, भाई CO नेचुरली स्टेबल नहीं होता। तो ये मत देखना, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी हमें नहीं देखनी, बस वहां देखना कि 1 मोल प्रोडक्ट बनना चाहिए, साइड प्रोडक्ट नहीं बनना चाहिए, और वह प्रोडक्ट जिनसे बने वह नेचुरली स्टेबल होना चाहिए। ये 3 लाइन हमारी बार बार बोल रहा हूँ, याद रख। चल खैर, आइए यहाँ पर बात कर लें। तो कहना यार CO2 का 1 मोल लेफ्ट और राइट में है, कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, यहाँ हाफ मोल O2 है, यहाँ 1 मोल O2, तो 1 मोल यदि कटेगा तो यहाँ हाफ बचेगा, तो हाफ मोल O2 यहाँ बच गया। और कार्बन सॉलिड यहाँ पर है ही, तो देखो कार्बन सॉलिड है, हाफ मोल O2 रिएक्शन किया तो ये देखो CO गैस बन गया। कहना वही तो आ गया जो हमें चाहिए, वही आ गया जो हमें चाहिए, ठीक। ये तो कहना इस अभिक्रिया का डेल्टा H कैसे आएगा भाई। अरे भाई कुछ नहीं, हमने कहा यार इनको जोड़ा तभी तो ये आया, और लेफ्ट राइट में जो कॉमन था वो काट दिया, तो इनको जोड़ा तो ये आ गया। इसका मतलब डेल्टा H की ये वाली वैल्यू जोड़ दो, यही आ जाए। कुछ नहीं, सॉल्व कर लो। यहाँ पे -393.5 और इसमें से 283.0 इसमें माइनस कर दो तो यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ गया, और यहाँ पर 1 आ गया, और यहाँ पर 1 आ गया, तो 110.5, और ये भी वैल्यू निगेटिव में आएगी। क्यों? क्योंकि निगेटिव वाला वैल्यू ज़्यादा है। इसका मतलब डेल्टा H की वैल्यू ये आ गई -110.5 किलो जूल आ गया। ये क्या है? कहना इस अभिक्रिया का हीट ऑफ रिएक्शन। अरे कहना यही हीट ऑफ रिएक्शन जो है, इसी को तो हम हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO कहेंगे। इसका क्यों? क्योंकि वही नियम का पालन हो। बार बार क्या बोलूँ, आप भी बोर हो जाओगे कि यार एक ही बात तुम बार बार बोल रहे हो। तो कोई बात नहीं, हीट ऑफ रिएक्शन जो है कहना यही है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO कहलाए। बस आ गया इसका जवाब। अब देख लो भाई, आंसर मैच कर जाए। ये देखो आंसर है, 3rd नंबर का आंसर आ गया। तो सभी लोगों ने आंसर हमें जहाँ तक है कि दिया होगा, तो ठीक है। आंसर आपका C आया, यस C आया। प्रियांशी गौर C, हाँ यस। हाँ अनिकेत मिश्रा C, यस
सही है आंसर आप लोगों का सही है। हाँ कुछ लोगों ने तो जवाब दे दिया -110.5 किलो जूल। दरवेश यादव, यस भाई बिल्कुल आपका आंसर सही है। सी सभी का। हाँ अतुल कुमार का डी आंसर है 9। अच्छा 9 का डी बता दिया इन्होंने, चलिए ठीक है 9 का तो डी है ही। आगे बढ़ जाते हैं, तो आगे आगे चलिए भाई, आंसर बता रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। हाँ ये भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, बता चुका हूँ, सवाल का टेक्निक तरीका पीछे हो चुका है, लगा लेना। देखो भाई इसमें क्या करा है, अब हम बस बताते जा रहे हैं, नियम फटाफट सुन लो, बाकी आप लगा लें। करा ये हीट ऑफ फॉर्मेशन मीथेन, वाटर और मीथेनॉल का हीट ऑफ फॉर्मेशन सभी का दिया है, और करा ये नीचे अभिक्रिया है, इसका हीट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू बताओ क्या होगी। अरे कहना इसमें क्या करना है, इसमें तो कोई कलाकारी है ही नहीं, तो यहाँ तो सीधा सीधा एक कॉन्सेप्ट लगा दो तुम। हमने अभी बताया था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जितने भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट हैं उनका हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया हो, अभिक्रिया का हीट ऑफ रिएक्शन पूछा जाए, तो सम ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस यही अभिक्रिया, ये नियम लगा देना कि सम ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट कर देना बेटा, यहाँ से डेल्टा एच आ जाए, कुछ नहीं करना। इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया, इसका भी दिया, इसका भी दिया, इसका नहीं दिया, और ये तो एलिमेंट आप कहते हैं ना, मैंने बताया था कि किसी भी एलिमेंट का स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 होता है, वो नेचुरली स्टेबल हो, लेकिन ऐसे एलिमेंट जो नेचुरली स्टेबल हैं उनका स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 होता है। ऐसे एलिमेंट जो नेचुरली स्टेबल हैं उसका स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 होता है। ऐसे एलिमेंट, ध्यान से सुनना, मैं लिखा भी हूँ, नोट करके इसमें मेंशन किया गया। तो कहना यार H2 तो नेचुरली गैसियस फॉर्म में स्टेबल होता है, तो इसका स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन जो होगा डेल्टा HF नॉट, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन इसका तो 0 हो जाएगा। तो इसका दिया, इसका दिया, इसका दिया है, तो बस सीधा सीधा प्रोडक्ट का हीट ऑफ फॉर्मेशन माइनस रिएक्टेंट का कर देना, आंसर निकाल लेना, सवाल का जवाब आ जाएगा, आंसर डी आ जाएगा। तो सबका आंसर लगा हुआ है, इसलिए कि आप परेशान ना हो और आंसर फटाफट चेक कर लें, केवल एक बार लगा के प्रैक्टिस करें, ये भी क्वेश्चन लग जाएगा। सेम वही सवाल है, रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन अभी जो मैंने अभी बताया है। क्वेश्चन नंबर 10 जल्दी से यदि लगा लिए होंगे आप, तो क्वेश्चन नंबर 10, हाँ नहीं, चलिए ठीक है, लगा के चेक कर लो भाई, इसका भी आंसर आ जाएगा, इसका भी आंसर निकल जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं, कुछ नहीं करना है, हम रिएक्शन लिख दे रहे हैं, आपको क्या करना है वो आप कर लेना। देखना, जैसे मैं यहाँ पे बताने चल रहा हूँ, हमें एक काम करना है, कह रहा है कि हमें हीट ऑफ फॉर्मेशन बताना है कार्बन डाइसल्फाइड CH2 का। इसका मतलब हो गया कि हमें 1 मोल कार्बन डाइसल्फाइड बनाना पड़ेगा, और जिनसे बनाना पड़ेगा वो नेचुरली स्टेबल होना चाहिए। अच्छा बेटा, कार्बन नेचुरली सॉलिड फॉर्म में स्टेबल होता है। सल्फर की स्टेबिलिटी देखें तो यहाँ पे सल्फर, यहाँ पे रोम्बिक लिखना चाहिए, खैर हमने नहीं लिखा, चलो सॉलिड लिख दिया है, यहाँ पे रोम्बिक लिखना चाहिए, तो देख लेना यहाँ पे ये स्टेबल है, खैर, और यहाँ पर ऐसे लिख देना, और 2 मोल सल्फर ले लेना, और जब इसको रिएक्शन कराओगे तो यही बन जाएगा। इसका मतलब कुछ मिला के हमें ऐसे ही चाहिए कुछ, तो क्या करें भाई, तो 1 मोल प्रोडक्ट चाहिए CH2, और यहाँ पर CH2 किधर है, रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में चाहिए, तो इसको रिएक्शन को रिवर्स कर दो। हम रिएक्शन लिख के बस बता दे रहे हैं, बाकी आप कर लेना। तो लास्ट वाला रिएक्शन जो है, ये मान लो इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 है। तो पहला काम ये करो कि तीसरे वाले इक्वेशन को रिवर्स कर दो। तो रिवर्स करके लिखो बेटा, तो लिखा देखो CO2 गैस प्लस 2 SO2 गैस, और यहाँ पर बन रहा है आपका CH2 लिक्विड, और यहाँ पर ये बन रहा है 3O2 गैस। ठीक है, तीसरे वाले इक्वेशन को सीधा पहले रिवर्स किया, तो डेल्टा H का जो वैल्यू है उसमें साइन बदल दो, तो ये हो जाएगा +1110 किलो जूल आ जाएगा। चलो अब क्या करें भाई, तो हमें तो इधर यही चाहिए, O2 तो चाहिए नहीं। अच्छा तो चलो दिमाग लगाएं, तो अच्छा यहाँ पे SO2 2 मोल है रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में भी 2 मोल SO2 यदि हो जाए तो ये कट जाएगा, तो इधर 2 मोल SO2 करने के लिए फिर दूसरे वाले में 2 से मल्टीप्लाई करो। तो देखो सल्फर लिखा और प्लस O2 और इस और SO2, और इस रिएक्शन को लिखने के बाद इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, कहना उससे क्या होगा भी, होगा जो आगे दिखेगा क्या होगा। तो यहाँ पर इस अभिक्रिया का डेल्टा H, अच्छा 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसमें -295 × 2 कर देना, तो ये डेल्टा H में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा अब बात है कि यार हमारा तो दिमाग इसी पे टिका है, निगाहें मेरी हमेशा इसी को देखेंगी कि यार हमें यही चाहिए, ये नहीं हो, बाकी सबको हमें लेफ्ट राइट में कुछ ऐसा करके कैंसिल करना रहेगा। अच्छा चलो भाई, CO2 इधर राइट साइड में है, और यहाँ CO2 लेफ्ट में है, और इधर CO2 एक ही मोल है राइट साइड में, और लेफ्ट में जो है एक है, जिसका मतलब इसको एटीटी डायरेक्ट लिख लो, इसे कार्बन सॉलिड लिखो, O2 गैस लिख दो बेटा, और यहाँ पर लिख दो CO2 गैस,
और यहाँ पर इसका अच्छा रिएक्शन एटीट्यूड लिखा है तो डेल्टा एच वही एटीट्यूड रहेगा -395 किलो जूल कर देना। बस ये सब आप करने के बाद इनको ऐड कर दो तो आप देखो रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगा। क्यों, बाकी लेफ्ट राइट में जो कॉमन है कैंसिल हो जाएगा। देखो इधर 1 मोल CO2 इससे कैंसिल, 2 मोल यहाँ पर SO2 है इससे कैंसिल, और यहाँ पर देखो ऑक्सीजन 3 मोल है इधर, और इधर देखो 2 यहाँ 1 मोल यहाँ, तो 3 मोल ऑक्सीजन यहाँ का इससे कैंसिल। और कहना वही बचा जो हमें चाहिए। इसका मतलब इनको 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 जब जोड़ा तो हमें यही इक्वेशन आ गया। ये देखो कार्बन सॉलिड +2 2 मोल सल्फर रॉम्बिक फॉर्म में, या सॉलिड लिखा है तो चलो वही लिख लो, सॉलिड ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर बन गया कार्बन डाइसल्फाइड लिक्विड फेज में बना। इसका मतलब इन तीनों को जोड़ने से आया है, तो इसकी वैल्यू जो आई है ये और ये तीनों वैल्यू को जब बेटा आप ऐड करोगे, और जब इनको ऐड करोगे तब जा करके इस अभिक्रिया का हीट ऑफ रिएक्शन आएगा। जो हीट ऑफ रिएक्शन आएगा उसी को हम हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड कहेंगे। बस कह लेना, आंसर निकाल लेना। इसका आंसर फर्स्ट आएगा, लोगों ने निकाला भी होगा। चलिए तो खैर आंसर आ गया है, अच्छी बात है, सभी का आंसर आया है। 125 आया है, यस 125 आंसर आया है। हाँ, दरवेश यादव का आंसर आया है, नेहा यादव का भी आंसर आ गया, विशाल का भी आया है, प्रियांशी, यस आप लोगों का आंसर करेक्ट आ रहा है। अतुल कुमार, हाँ यस, अभिषेक गुप्ता आ गया भाई, दिव्या सिंह का आंसर भी आया है, सही है, बिल्कुल सही है। हाँ अनुष्का है, हाँ जसवीर का आंसर आया है, सैयद अहमद का भी आंसर आया। ठीक है, आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही चल रहा है। आइए आगे बढ़ जाते हैं। तो ये थर्मोकेमिस्ट्री में यही सब है, कुछ है नहीं, इधर उधर उलट पलट करना है। हाँ, लेकिन एक क्वेश्चन आपको आसानी से लग जाएगा बेटा, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लिया जाए तो एक क्वेश्चन 4 नंबर का हमारा यहाँ से बन सकता है, आसानी से करा जा सकता है। बस आपका न्यूमेरिकल अप्रोच अच्छा हो, जल्दी से कैलकुलेशन कर लेते हैं तो तुरंत क्वेश्चन का आंसर आप दे पाएंगे। थीम आपको मैंने सब बता ही दिया। तो चलिए ये क्वेश्चन भी बस आखिरी लगवा देता हूँ, बाकी आप लगा लेना। 2 क्वेश्चन एनसीईआरटी के वो भी करवा दूंगा, देख लेना, अभी अभी जस्ट कराने चल रहा हूँ। 2 क्वेश्चन एनसीईआरटी का है वो भी करवा दे रहा हूँ, फिर बाकी आप लगाते रहना। कहीं दिक्कत आई भाई तो हम लोग फिर उस सॉल्व कर लेंगे। चलिए इधर आओ, क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि 11 नंबर सवाल देख लीजिए भाई, बहुत अच्छा सवाल है ये, आपका AIPMT में पूछा हुआ सवाल है। करा वही अभी मैंने लगवाया था, कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, CO2 बना, डेल्टा H की वैल्यू -x किलो जूल, 2 मोल CO और 1 मोल O2 से रिएक्शन करके 2 मोल CO2 बनाया। हीट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू दी है -y किलो जूल। हमसे करा हीट ऑफ फार्मेशन कार्बन मोनोऑक्साइड का बताओ, तो कहना यार कार्बन मोनोऑक्साइड का हीट ऑफ फार्मेशन बताना, तो कहना CO का पहले फार्मेशन इक्वेशन लिखो, तो 1 मोल CO गैस बना लो, और किससे बनेगा, तो कहना ये तो कार्बन सॉलिड होगा, और ½ मोल O2 गैस। कहना यार ऐसे क्यों नहीं लिखते हो, C और O को जोड़ दो, CO2 बन जाएगा। बन तो जाएगा, लेकिन ये नेचुरली स्टेबल थोड़ी है, हम तो फार्मेशन इक्वेशन लिखने चल रहे हैं, तो पूरा सावधानी और सतर्क होके लिखेंगे। सावधानी क्या है, तो सावधानी तो यही है कि 1 मोल प्रोडक्ट बने, साइड प्रोडक्ट ना बने, और प्रोडक्ट जिनसे बने वो नेचुरली स्टेबल होने चाहिए, और ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में नेचुरली स्टेबल होता है। तो यही बेटा हमें इक्वेशन चाहिए, तो ध्यान से समझ लेना। ये इक्वेशन देखो कैसे आएगा, तो आप लगा के चेक कर लो। तो कहना CO 1 मोल चाहिए प्रोडक्ट साइड में, और यहाँ पर 1 मोल नहीं बल्कि 2 मोल CO है रिएक्टेंट साइड में। तो पहले तो इस अभिक्रिया में 2 से डिवाइड करो, इसी अभिक्रिया में 2 से डिवाइड, यहाँ 2 से यहाँ 2 से यहाँ, तो इस वैल्यू में भी 2 से डिवाइड कर दें। तो 2 से डिवाइड करने के बाद रिवर्स कर देना, तभी तो CO का 1 मोल राइट साइड में जाएगा। तो 2 से डिवाइड करने के बाद रिवर्स करके मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। तो यहाँ 2 से डिवाइड करोगे तो केवल CO2 बचेगा, और इधर 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ देखो CO बना 1 मोल, और यहाँ पे ½ O2 हो गया, और यहाँ पर डेल्टा H की जो वैल्यू है वो है -y/2 किलो जूल हो। हाँ, अब क्या करना है भाई, और इक्वेशन 1 को डायरेक्ट ऐसे ही लिख दो। क्यों लिख दिया भाई, ऐसे क्यों लिख दें, क्योंकि देखो CO2 का 1 मोल राइट में है, और इधर लेफ्ट में होगा, लेफ्ट राइट में CO2 का 1 मोल कट जाएगा, और हमें CO2 कहीं चाहिए नहीं, तो CO2 को तो नहीं आओ, हमें एलिमिनेट करना, हटाना। तो इसको डायरेक्ट ऐसे लिख देना, कार्बन सॉलिड हो जाएगा और O2 हो जाएगा गैस। यहाँ फेज लिखना चाहिए, सॉलिड और गैस ये लिखा होना चाहिए, ये भी गैस है, तो यहाँ लिख देना, ये बन जाएगा CO2 गैस।
और ये डेल्टा एच की वैल्यू यहाँ पर दी गई -x किलो जूल दी गई है। सॉल्व कर दो भैया, आंसर आ जाएगा। क्या करना है, देखो CO2 लेफ्ट राइट में कैंसिल, यहाँ पे देखो क्या और क्या कैंसिल, इधर हाफ मोल ऑक्सीजन, इधर 1 मोल है, हाफ मोल ऑक्सीजन, यहाँ के हाफ मोल को काट के यहाँ पे हाफ मोल बचेगा, इसका मतलब कार्बन सॉलिड हुआ, हाफ मोल O2 गैस है, और इधर बन गया आपका CO बना, यही हमें चाहिए था। आ गया, कैसे आया, इस और इस दोनों अभिक्रिया को जोड़ने से आया है। इसका मतलब इसके डेल्टा एच को जोड़ दो तो इस अभिक्रिया का हीट ऑफ रिएक्शन आएगा। हीट ऑफ रिएक्शन जो आएगा वही हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO कहलाएगा। तो जोड़ो भाई, जोड़ो जरा सा। यहाँ पर है -y/2 और प्लस, और यहाँ पर क्या है, और ये है आपका माइनस। अच्छा, ये काम हमने गलत कर दिया, यहाँ पर इस रिएक्शन को मैंने 2 से डिवाइड करके रिवर्स भी किया था, तो रिवर्स करेंगे तो ये साइन फिर यहाँ माइनस नहीं रहेगा भाई। अरे यार, ये माइनस में तो था ही, रिवर्स करोगे तो प्लस हो जाएगा। रिएक्शन को रिवर्स किया गया है ना, तो ये प्लस में आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर आपका ये प्लस में है, तो y/2 और माइनस यहाँ पे प्लस और -x जोड़ना है ना, तो जोड़ के देख लो, यहाँ से आंसर आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर हम जोड़ना चाहें इसको तो ऐसे जोड़ दो कि y/2 - x, तो यहाँ पर 2 इधर जाएगा तो ये जुड़ के आ जाएगा y - 2x/2 आ जाएगा, y - 2x/2। तो आंसर कहाँ है भाई, y - 2x/2 ये है। खैर यहाँ माइनस नहीं लगा लेना। यही सब करेक्शन छोटे मोटे हैं जो कि करवा दूंगा, तो देख लेना। तो y - 2x/2 ये हमारा आंसर आ जाएगा। यही है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO। तो चलिए, आप हीट ऑफ फॉर्मेशन पे बिल्कुल जितने सवाल बन सकते हैं वो सब मैंने करा दिया। 2 सवाल बस NCERT का है, देख लो, अब याद आ जाएगा। हाँ, एक क्वेश्चन जल्दी से देख लो, करा विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन इंडिकेट दैट प्रोडक्ट इज लीस्ट स्टेबल। अभी मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट प्रोडक्ट का हीट ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू दी जाए, और हीट ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू निगेटिव में जितनी ज़्यादा होगी वहाँ पे प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होगा, और डिफरेंट प्रोडक्ट का हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया हो और कहा लिस्ट स्टेबल प्रोडक्ट कौन होगा, तो कहना कि जिस प्रोडक्ट का हीट ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू पॉजिटिव में जितनी ज़्यादा होगी वह प्रोडक्ट उतना कम स्टेबल होगा। डिफरेंट प्रोडक्ट का हीट ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू पॉजिटिव में जितनी ज़्यादा होगी वह प्रोडक्ट उतना लीस्ट स्टेबल होगा। तो देखो, डिफरेंट प्रोडक्ट का हीट ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू दी गई, और जिस प्रोडक्ट का हीट ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू प्लस में जितनी ज़्यादा होगी कहना वह प्रोडक्ट उतना लीस्ट या उतना कम स्टेबल होगा। तो प्लस में देखो वैल्यू, तो माइनस है, माइनस है, प्लस में यही दोनों वैल्यू हैं, और इसमें प्लस में ये वाली वैल्यू ज़्यादा। और मैंने कहा कि हीट ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू पॉजिटिव में जितनी ज़्यादा होगी वह प्रोडक्ट उतना लीस्ट स्टेबल होगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। देख लेना, बता दिया, पीछे की बात अभी डिस्कशन भी किया था। ये रिएक्शन भी आप बता सकते हैं, एक क्वेश्चन कर लेना, ये भी कर लेना, ये सब ऐसे जनरल सवाल हैं, लगा लेना, ये भी हो जाएंगे क्वेश्चन, ये सब आपको लग जाएंगे क्वेश्चन, ये भी हो जाएगा। अभी बताया है, वही फार्मेशन इक्वेशन मीथेन का लिखना था, वो देख लेना, लिख लोगे आप कहीं को। हाँ, NCERT के 2 सवाल बस खाली देख लो बेटा। आज हम आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन लगभग यहीं पे फिनिश कर दे रहे हैं। करीब इसमें 19 क्वेश्चन है। यदि इतना लगा लिए तो हीट ऑफ फॉर्मेशन से कोई एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं मिलेगा जो आप परेशान हो जाओ वहाँ पर, नहीं, सब लग जाएगा, एक एक क्वेश्चन आप पर लग जाएगा। इसलिए हर वैरायटी के क्वेश्चन मैंने यहाँ डाल रखा है, देख लेना। नेक्स्ट आइए, जल्दी से केवल NCERT का क्वेश्चन है 2, हम बोल दे रहे हैं, देख लो एक बार, लगा लेना। तो NCERT का एक क्वेश्चन तो बेटा यही है, तो करना डायरेक्ट हम लगा लेंगे भाई। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन CO का, CO2 का, N2O का और N2O4, ये 4 स्पीसीज हैं। इन चारों का हीट स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ये दिया है, क्रम से दिया गया है, और कह रहा है कि इस अभिक्रिया का हमें हीट ऑफ रिएक्शन माने डेल्टा HR की वैल्यू बता रहे। कहना कुछ नहीं करना, नियम लगा देना वही जो बताया है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट हैं उन सभी का हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया हो, इस अभिक्रिया का हीट ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो नियम हमारा कहता है समेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट करके सॉल्व कर देना, आंसर आ जाए। तो ये क्वेश्चन आपका अंसाल में और NCERT में एक्सरसाइज में दिया है, लगा लेना, ठीक। तो ये लग जाएगा, इसका आंसर भी आ जाएगा। आंसर इसका ये वाला आंसर आएगा -778 किलो जूल करके आंसर आएगा। लगा के चेक कर लेना बेटा, NCERT का कुछ नहीं है, साधारण सा बस जोड़ घटाना करना है, कर लेना, हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर हमारा ये जो सवाल है
ये भी आप लगा सकते हैं, ये AIPMT में पूछा भी गया है, ये है तो NCERT का लेकिन डायरेक्ट यही सवाल पूछा भी गया है। तो देख लो इसमें क्या करना है। चलिए भाई क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये कह रहा है कि N2 3S2 गिव्स 2NH3 और हीट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू दी गई है। चलिए करना इस अभिक्रिया के हीट ऑफ रिएक्शन वैल्यू 92.4 किलो जूल पर मोल दी गई और सवाल में पूछ रहा है कि स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, करा अमोनिया का हीट ऑफ फॉर्मेशन बताओ। हीट या इंथैल्पी एक ही चीज़ है, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया कहे या इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया कहे, दोनों का मतलब सेम। तो चलिए भाई हीट ऑफ फॉर्मेशन अमोनिया का बताना। अरे करना क्या करूं भैया, अरे कुछ ना करो, इसमें क्या करना है, एक मोल प्रोडक्ट बना दो, साइड प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए और ये प्रोडक्ट जिनसे बने वो नेचुरली स्टेबल हों। उस अभिक्रिया का जो हीट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू होगी वही हीट ऑफ फॉर्मेशन कहलाएगी। तो देखो यहाँ पर तो 2 मोल अमोनिया बन रहा है और हमें 1 मोल बनाना पड़ेगा, तभी तो हम हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बोल पाएंगे। तो पहले तो क्या करो, इस अभिक्रिया में हर जगह 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 से यहाँ भी डिवाइड कर देना। अच्छा 2 से डिवाइड करने के बाद रिएक्शन बनेगा क्या, तो ये बनेगा हाफ मोल N2 गैस प्लस 3/2 मोल H2 गैस और ये बन जाएगा आपका 1 मोल अमोनिया गैस और 2 से यहाँ भी डिवाइड कर देना बेटा, तो ये आ जाएगा कितना, सॉल्व करके देख लो, तो ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 6.2 मतलब 46.2। अच्छा वैल्यू प्लस में है तो प्लस में आ जाएगी। वैसे हमारे समझ से यहाँ पर कुछ छूटा है, वैल्यू नेगेटिव में है क्योंकि ये फार्मेशन इक्वेशन है और फार्मेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है। अमोनिया का फार्मेशन हो रहा है, अभी मैं आगे बताऊंगा। जनरली जो फार्मेशन इक्वेशन होते हैं वो एक्सोथर्मिक होते हैं और जो डिसोसिएशन रिएक्शन होते हैं एंडोथर्मिक होते हैं। याद कर लो, मन में बैठा हो, 2 बात मैं बोल रहा हूँ। जनरली जो डिसोसिएशन रिएक्शन है एंडोथर्मिक होते हैं और जनरली जो फार्मेशन रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक होते हैं। तो यहाँ पे खैर वो माइनस दिया है, देख लेना, माइनस में ही दिया है वैल्यू, यहाँ पे प्रिंट नहीं हो, अलग बात है। हीट ऑफ फार्मेशन इसका -92.4 किलो जूल पर मोल है, मुझे याद है बिल्कुल, ये क्वेश्चन NCERT का है। 2 से डिवाइड कर देना तो ये वैल्यू आएगी, माइनस में आएगी। इसका मतलब ये आपका जवाब आ गया भाई क्या कि -46.2 ये है हीट ऑफ कहना, ये है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। मैं इसको सही से इधर लिख दे रहा हूँ, ध्यान से देख लेना। इसका मतलब हीट ऑफ रिएक्शन वही है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया और इसकी वैल्यू कैसे आई भाई, तो 2 से डिवाइड किया तभी आई और ये वैल्यू आ जाएगी -46.2 किलो जूल पर मोल आ जाएगी। तो इसका जवाब आपका हो गया ये हो गया। तो देखिए 2 क्वेश्चन मैंने NCERT कराए, तो इसका मतलब ये श्योर हो गया कि हीट ऑफ फॉर्मेशन का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा जो आपको परेशान कर सके। मुझे भाई इतना विश्वास है, बाकी आप लगाइए देखिए। और ये देखो एक आखिरी क्वेश्चन, बस ये कराने के बाद मैं हीट ऑफ कंबस्शन पे चल रहा हूँ। आप कहोगे टाइम क्यों इतना ले रहे हो, इसलिए ले रहा हूँ कि सवाल हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ कंबस्शन और बॉन्ड एनर्जी और हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन से ही आता है, तो इसीलिए इस पर ज़्यादा जोर दे रहा हूँ। क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा हर वैरायटी का करवा दे रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट एक बात आइए, लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या है भाई, आपको दिख रहा होगा, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन लोगों को होता है, तो इसको देख लो क्या है। करा एक रिएक्शन दिया है H2 + Cl2 गिव्स 2HCl और इसकी वैल्यू यहाँ पर दी गई है बेटा, यहाँ पर ए प्लस यहाँ पर लिखा था, ए प्लस का मतलब देख लो, ये रिएक्शन ऐसे लिखा था कि H2, मैं लिख दे रहा हूँ, H2 गैस प्लस Cl2 गैस और गिव्स 2HCl गैस और यहाँ पे प्लस 44 किलो कैलोरी लिखा है। तो कुछ लोग तो यही समझ लेते हैं कि यार यहाँ पे डेल्टा H पॉजिटिव में, नहीं भैया मेरे डेल्टा H पॉजिटिव नहीं है। यहाँ पर ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, H2Cl2 रिएक्शन किया, 2HCl बना और इतना किलो कैलोरी हीट इवाल्व हो रही है, निकल रही है। इसका मतलब ये तो एक्सोथर्मिक है। हाँ, इसका डेल्टा H, ये तो डायरेक्ट ऐसे लिखा है, इस अभिक्रिया का डेल्टा H के फॉर्म में लिखोगे तो इसका डेल्टा H की वैल्यू होगी -44 किलो कैलोरी होगी। ना यार वो कैसे लिख दिया, अरे मान लो एक मिनट इधर देखो, सपोज करो इन दोनों का मिला के हीट 144 था मान लो, और जब प्रोडक्ट बना तो इसकी हीट मान लो 100 है। ध्यान से सुनो, रिएक्टेंट की टोटल हीट मान लिया 144 है, मान लिया, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, और यहाँ पर प्रोडक्ट की हीट है 100 और 44 निकल भी गई। और हमें डेल्टा H कैसे निकालते हैं, तो हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ रिएक्टेंट, तो हीट ऑफ प्रोडक्ट कर लो तो 100 माइनस और हीट ऑफ रिएक्टेंट 144, तो जब सॉल्व करोगे तो -44 ही तो आएगा, यही तो है डेल्टा H। तो जितनी हीट यही निकल रही थी वही डेल्टा H की वैल्यू यही है। इसका मतलब
यहाँ से देख लेना, समझ में आ जाए तो लगा लेना। इस अभिक्रिया का डेल्टा एच वैल्यू है और हमसे हीट ऑफ फॉर्मेशन HCl का पूछा है। कुछ नहीं करना है, इस पूरी अभिक्रिया में 2 से डिवाइड कर देना, 2 से डिवाइड करने से कट जाएगा, अब 1 मोल प्रोडक्ट बनेगा। अच्छा 2 से डिवाइड करोगे तो वही 2 का, यहाँ नहीं, डेल्टा एच की वैल्यू में 2 का यहाँ डिवाइड करना, तो ये वैल्यू आएगी, डेल्टा एच की वैल्यू अब आ गई -22 किलो कैलोरी है। देखो आंसर प्लस में भी होगा, प्लस में यदि कहीं दे दे तो करना नहीं, प्लस में नहीं माइनस में होगा। क्यों? क्योंकि डेल्टा एच की वैल्यू -44 किलो कैलोरी है और यहीं पे जो हीट ऑफ रिएक्शन जो बेटा आया है इसी को हम हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl कहेंगे। तो ओवरऑल मैं एकदम टॉप टू बॉटम जितना 0 से लेके जहां तक सवाल बन सकते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन से सब करवा दी। 7, 8, 10 सवाल जो भी अभी बोला है ये देख लो, प्रैक्टिस कर लेना। बुकलेट अभी भेजूंगा तो उससे जाके एक बार समझ के देख लेना, तो आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन की बात सब समझ में आ जाएगी और क्वेश्चन भी लग गए। आइए बेटा नेक्स्ट हेडिंग पे चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है हीट ऑफ कंबस्शन। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पर चल रहा हूँ। आओ जरा सा बात कर लें हम हीट ऑफ कंबस्शन के बारे में। इसके भी कुछ शर्त हैं वो बता दूंगा, दिमाग में रखना। हीट ऑफ कंबस्शन, हीट ऑफ कंबस्शन, हीट ऑफ कंबस्शन, इसको हम डेल्टा HC से रिप्रेजेंट करते हैं। C इसके बेस में लिख देना, डेल्टा HC है हीट ऑफ कंबस्शन। क्या होता है भाई? कहना ये भी टाइप ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ कंबस्शन आल्सो और टाइप ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन। तो यह कहना कि ऐसा कोई अभिक्रिया जिसमें 1 मोल रिएक्टेंट का या कहना 1 मोल फ्यूल का कंप्लीट कंबस्शन कराया जाए। कंबस्शन का मतलब दहन, ऑक्सीडेशन। कहना 1 मोल रिएक्टेंट या 1 मोल फ्यूल का कंप्लीट कंबस्शन कराने पर जितना अमाउंट ऑफ हीट इवाल्व होती है वही कहलाती है हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ रिएक्टेंट। कहना रिएक्टेंट, यस रिएक्टेंट का कंबस्शन होगा। और देखो वहां पे फॉर्मेशन प्रोडक्ट का हो रहा था तो मैं हीट ऑफ रिएक्शन जो था वही हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट कहता था, और यहाँ पर कंबस्शन रिएक्टेंट का हो रहा है तो यहाँ पर हीट ऑफ रिएक्शन जो आएगा उसको हम हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ रिएक्टेंट बोलेंगे। शर्त फिर से समझो, पहली बात ये जान लो कि हीट ऑफ कंबस्शन ऑलवेज एक्सोथर्मिक होता है, ऑलवेज एक्सोथर्मिक होता है। हीट कंबस्शन रिएक्शन जनरली ऑलवेज कहना ये लगभग एक हम बात करें एकाक एक्सेप्शन है, बाकी कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो तुम कह देना सीधा कि ऑलवेज एक्सोथर्मिक होता है, मतलब कि हीट हमेशा कंबस्शन के दौरान हीट इवाल्व होती है, निकलती है। और एक शर्त सुनो, जैसे क्या कि 1 मोल फ्यूल का कंबस्शन कराया जाए या 1 मोल रिएक्टेंट का, एक रिएक्टेंट नहीं 1 ग्राम भी नहीं, 1 मोल का कह रहा है। कहना 1 मोल, जैसे मैं अभिक्रिया लिख दे रहा हूँ, ध्यान से समझ में आ जाएगा। यहाँ से देखोगे तो जैसे मैंने लिखा ये मीथेन है गैस और 1 मोल मीथेन का कंबस्शन कंप्लीटली कराना, एक्सेस ऑक्सीजन दे देना, इसका कंप्लीट कंबस्शन होगा। कार्बन डाइऑक्साइड बना, 2H2A बना, मान लो लिक्विड है ये, गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पर रिएक्शन बैलेंस करके लिख देना। तो इस अभिक्रिया का जो हीट ऑफ रिएक्शन जो आएगा डेल्टा HR कहना, उसी को हम हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ मीथेन कहेंगे। एक्चुअल में यहाँ मीथेन का कंबस्शन हो रहा है तो रिएक्टेंट मीथेन है, और कितना मीथेन है? 1 मोल। तो कहना 1 मोल रिएक्टेंट का कंप्लीट कंबस्शन कराया जाए एक्सेस ऑक्सीजन से, तो कहना जितना हीट इवाल्व होगी रिएक्शन में निकलेगी, उसी को निकली हुई हीट को ही हम हीट ऑफ रिएक्शन तो कहेंगे, बट उसी हीट ऑफ रिएक्शन को हम हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ रिएक्टेंट भी कहेंगे। तो ये बात जो लिखी है बिल्कुल सही लिखी, 1 मोल फ्यूल का कंबस्शन कराया जाए, ठीक है। तो जितनी अमाउंट ऑफ हीट निकलेगी उसी को हम हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ रिएक्टेंट कहेंगे। ऐसे मैं कहीं और भी एग्जांपल लिख सकता हूँ, देख लेना, ऐसे अनेक एग्जांपल बन जाएंगे। जैसे C3H8 है, प्रोपेन है, इसका कंबस्शन कराओ तो ऑक्सीडेशन करा दो, वही कंबस्शन मतलब ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर 3 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बना, 4 मोल यहाँ पर CO2 वाटर बन जाएगा, और यहाँ पर रिएक्शन को बैलेंस करके लिख दो तो यहाँ 5 मोल ऑक्सीजन देना पड़ेगा। तो इस अभिक्रिया का जो हीट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू आएगी और वो भी निगेटिव में आएगी, क्योंकि कंबस्शन रिएक्शन ऑलवेज एक्सोथर्मिक होता मैंने बताया। तो यहाँ पे डेल्टा HR जो आएगा वही होगा हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ प्रोपेन हो जाएगा। हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ रिएक्टेंट, या रिएक्टेंट है कौन? प्रोपेन, तो उसका नाम लिख देना, बस ये हो जाएगा। तो हीट ऑफ कंबस्शन, जैसे मैं आपको 3-4 बातें लिख रहा हूँ, जरा सा हमारे कि कब क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे वो देखो।
जैसे देखो देखो, जैसे जैसे मैं आपके थोड़ा सा मेंटल एक्सरसाइज करा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। जैसे ये कार्बन है, मान लो ये ग्रेफाइट है, इसका मैंने ऑक्सीडेशन करवाया गैस ऑक्सीजन लेकर के, और यहाँ पर बना CO2 गैस बना। ध्यान से सुनो बेटा, जरा एक बात बताओ, क्या ये जो अभिक्रिया लिखी है, क्या इसको मैं हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ कार्बन बोल सकता हूँ? तो कहना यस बोल सकते हैं। अरे भाई यही तो है, कार्बन का 1 मोल है, इसी का कंप्लीट कंबस्शन हुआ तो जितनी हीट इवाल्व होगी निकलेगी, उसी को हम हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ रिएक्टेंट बोलेंगे या हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ कार्बन कहेंगे। तो ये तो सही लिखा, हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ कार्बन हम इसको बोल सकते हैं, या इसी को हम हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बोलना चाहें तो क्या बोल सकते हैं? कहना बिल्कुल बोल सकते हैं। क्यों भाई? दोनों बोल सकते हैं। देखो, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 इसलिए बोल पा रहा हूं क्योंकि 1 मोल प्रोडक्ट बन रहा है, कोई साइड प्रोडक्ट नहीं बन रहा। वो प्रोडक्ट जिन एलिमेंट से बन रहा है नेचुरली स्टेबल है, तो ऐसे अभिक्रिया का जो हीट ऑफ रिएक्शन होगा उसी को हम हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 कहते हैं। कहना बिल्कुल सही लिखा। और ये भी बोल सकता हूं, क्यों? क्योंकि हमारा जो अभी हीट ऑफ कंबस्शन का जो डेफिनेशन मैंने बोला कि 1 मोल फ्यूल का एक्सेस ऑक्सीजन से कंबस्शन कराओ, जितना हीट इवाल्व होगी उसको हम हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ रिएक्टेंट कहेंगे। कहना यार ये भी तो बिल्कुल सही लिखा। तो इस रिएक्शन को देख के देख लेना, बता सकते हो हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ कार्बन का जितना होगा वही हीट ऑफ कंबस्शन हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 भी वही होगा। हाँ, एक और दूसरा लिखो, जैसे मैं यहाँ लिखूँ, ये डायमंड लिख दिया, ध्यान से सुनो, ये डायमंड है और इसका भी मैंने ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन एक्सेस ऑक्सीजन लेके कराया और कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो क्या मैं इसको, ध्यान से सुनना, क्या मैं यहाँ पर हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ कार्बन, वही कार्बन माने वही डायमंड की बात कर रहा हूँ, क्या हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ कार्बन लिख सकते हो? कहना बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि 1 मोल फ्यूल 1 मोल रिएक्टेंट का कंबस्शन हो गया तो जितनी हीट निकलेगी वही तो है हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कार्बन है तो कार्बन लिख, कार्बन माने वही डायमंड। क्या मैं इसको हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं? कहना सर नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि फिर नियम हमारा टूट गया। 1 मोल प्रोडक्ट तो बन रहा है, साइड प्रोडक्ट भी नहीं बन रहा, लेकिन यह जिनसे यह 1 मोल प्रोडक्ट बन रहा है उसमें डायमंड स्टेबल नहीं है, तो फिर इस अभिक्रिया का जो हीट ऑफ रिएक्शन आएगा उसको हम हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 नहीं कह पाएंगे। एक सवाल तो यही आता है, क्या कह पाएंगे क्या नहीं कह पाएंगे? तो बस कहना सीख लो भाई, कब क्या कह पाएंगे कब क्या नहीं कह पाएंगे, वो शर्त आपके दिमाग में होना चाहिए। हाँ, एक उदाहरण और देख लो, हमें लग रहा है कि टाइम भी काफ़ी हो गया है, लेकिन हाँ फिर भी हम आपको 2 उदाहरण और देख करके क्लियर कर रहा हूँ, जरा समझो। जैसे मैंने कहा ये कार्बन सॉलिड ले लिया भाई, ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दिया, ठीक है, या हाफ मोल ऑक्सीजन ले लिया, मान लो यहाँ पर हाफ मोल O2, एक्सेस ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन सॉलिड लिया, हाफ मोल O2 से रिएक्शन कराया, यहाँ पे CO बन गया, CO गैस बन गया। जरा सोचना, जरा समझना। पूछा जाए कि क्या इसको मैं हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ कार्बन कहना चाहूँ तो क्या कह पाऊँगा क्या? जरा सा सब लोग जवाब दो, जरा सा हमें आ जाओ जल्दी से लाइन पर, फटाफट जरा जवाब दो कि क्या मैं ये जो लिखा हूँ ऐसा मैं कुछ कह पाऊँगा कि नहीं। ये अभिक्रिया जो लिखा है, इस अभिक्रिया को मैं हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ कार्बन, कार्बन माने क्या ये हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ कार्बन कहूँगा या नहीं? यस या नो में आंसर दो। हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ कार्बन कहेंगे कि नहीं कहेंगे? सभी लोगों का आंसर है यस, सभी का आंसर है यस। हाँ, एक लोगों ने आंसर दिया, विशाल यादव ने कहा नो, नहीं कहेंगे। हाँ, क्यों नहीं कहेंगे? मैंने अभी बोला था 1 मोल फ्यूल का कंप्लीट कंबस्शन कराया जाए, और इसे आपको मालूम होना चाहिए कार्बन का कंप्लीट कंबस्शन जब होता है तो CO2 ही बनता, CO नहीं बनता। ये इनकम्प्लीट कंबस्शन हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कार्बन का इनकम्प्लीट कंबस्शन। और मैंने कहा 1 मोल रिएक्टेंट का कंप्लीट कंबस्शन कराने पर जितना अमाउंट ऑफ हीट इवाल्व होती है उस हीट ऑफ रिएक्शन को हम हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ रिएक्टेंट कहते हैं। तो यस कहने वाले अब नो कहो। क्यों? क्यों भाई? नेहा यादव का आंसर नो है। हाँ, निरुपमा सिंह का आंसर भी अब नो आ गया। दीपक यादव का भी नो है। यस। तो इसका कारण क्या है बेटा, बस ये जान लो। हमने जो लाइन बोला, लैंग्वेज बोला, उस पर ध्यान देना कि 1 मोल फ्यूल का एक्सेस ऑक्सीजन लेकर के कंप्लीट कंबस्शन कराओ तो जितनी अमाउंट ऑफ हीट इवाल्व होगी, निकलेगी,
उसको हम हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ रिएक्टेंट कहेंगे। कहना यार यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन तो हो रहा है लेकिन इनकम्प्लीट कंबस्शन हो रहा है। कार्बन का तो कंप्लीट कंबस्शन होगा तो CO2 बनेगा, यहाँ हाफ मोल ऑक्सीजन केवल दिया गया, इनकम्प्लीट कंबस्शन हो रहा, तो यहाँ पे हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ कार्बन नहीं कहेंगे। हाँ, पूछा जाए कि क्या इसको हम हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO बोल सकते हैं? हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO बोलेंगे कि नहीं भैया, जरा बताओ तो जल्दी से। हीट ऑफ फॉर्मेशन आप CO यदि बोलना चाहें, CO लिखा है, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कहना चाहें तो क्या कह पाएंगे क्या? यस, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो नियम पालन हो रहा है। क्या 1 मोल प्रोडक्ट बने, अच्छा वो प्रोडक्ट स्टेबल है कि ये नॉन अनस्टेबल है, हमें उससे मतलब नहीं, बस 1 मोल प्रोडक्ट बने, साइड प्रोडक्ट ना हो, और जिनसे बने वो नेचुरली स्टेबल है, ये भी स्टेबल है, ये भी स्टेबल है, तो कहना यार हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO कह सकते हैं। तो कब क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सवाल पूछी जाती है, देख लेना, क्वेश्चन आपको मिल सकता है। हाँ, एक आखिरी बात बोलूंगा बेटा, जैसे यहाँ लिखा हो CO, ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, इसका रिएक्शन हाफ मोल O2 गैस से जब कराया तो यहाँ पर बन गया, यहाँ पर CO2 गैस बन गया। तो जरा ध्यान से बता दो सोच के कि इसको हम हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ CO बोलेंगे कि नहीं? हीट ऑफ कंबस्शन, आरती चौरसिया का आंसर है यस। अच्छा, वो पहले का आंसर दिया है। प्रियंका कुशवाहा का आंसर है यस सर। प्रियांशु मिश्रा, निरुपमा सिंह, सभी का आंसर यस है। यस, इसको हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ CO बोलेंगे। क्यों? CO जो है 1 मोल फ्यूल है, CO मान लो 1 मोल रिएक्टेंट का, अब यहाँ कंप्लीट कंबस्शन हो गया, तो कहना 1 मोल रिएक्टेंट का कंप्लीट कंबस्शन होने पर जितनी अमाउंट ऑफ हीट निकलेगी उसको हम हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ CO कहेंगे। यस, बिल्कुल सही है। क्या बेटा, मैं इसको एक लाइन सुन लो, क्या मैं यहाँ पे हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 बोलूँगा कि नहीं बोलूँगा, ये जरा सा बता दो, बस आखिरी आंसर हमें दे दीजिए। आज की बात हम आपको यहीं समाप्त कर देंगे। हाँ, सुमित कुमार, दीपक वर्मा, प्रियांशु मिश्रा, हाँ अच्छा, प्रियांशु मिश्रा का आंसर है नो। क्या हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 बोलेंगे कि नहीं? तो प्रियांशु मिश्रा का आंसर बिल्कुल सही है। सुमित और दीपक, आप जरा आंसर में सुधार करो भाई, थोड़ा विचार करो, सोचो। आपने कहा हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, इस अभिक्रिया को देखो, देख करके क्या वहाँ पे हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 बोलेंगे? नहीं। क्यों? 1 मोल प्रोडक्ट तो बन रहा है, साइड प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, लेकिन यह जिनसे बन रहा है इसमें CO स्टेबल कहाँ है? इसका मतलब उसको हीट ऑफ फॉर्मेशन CO2 का तब बोलते हैं जब यहाँ पर ये स्टेबल होता है, तो कहना इसका मतलब CO स्टेबल है नहीं, इट मीन्स इसको हम हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 नहीं कह सकते। और इस बात को यदि समझ में आ गया भाई तो बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना। हाँ, यहाँ पर हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO कहेंगे, तो देखो कब क्या कहेंगे कब नहीं कहेंगे मैंने लिखा है। जहाँ पे सही का निशान है वो कहेंगे, जहाँ कट हो गया इसका मतलब नहीं कहेंगे। इसका मतलब यही है, एक बार देख लो, मिला लो, मैच करा लो। हमें लग रहा है कि यदि हीट ऑफ कंबस्शन की चीज़ें आपको धीरे धीरे आगे समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अब आंसर आप लोगों का बिल्कुल आ गया। शिवानी भारती एस, हाँ, चरण सिंह, CO अनस्टेबल, यस बिल्कुल सही, चरण सिंह बता रहे हैं CO अनस्टेबल है। थैंक यू ये बताने के लिए कि CO अनस्टेबल है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अच्छा ठीक है भाई, आप सभी लोगों को हमारी तरफ से भी बहुत थैंक यू कि आप इतनी देर बैठे रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, इसके लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत आपको मुबारकबाद है इस बात का कि चलिए आप पढ़ रहे हैं कम से कम। चलिए भाई, ओवरऑल ये सारी बातें जो अभी किया कि कब क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे ये देख लेना। हाँ, अब हम हीट ऑफ कंबस्शन पे, अब आपको थोड़ा सा बता दूं कि नेक्स्ट टर्न पे हम लोग क्या करने वाले हैं। नेक्स्ट टर्न पे हमारा टारगेट होगा कि हम हीट ऑफ कंबस्शन का पूरा आर्टिकल आपको समझा दूंगा, ज़्यादा नहीं, ये थोड़ा छोटा है, जल्दी से समझा दूंगा। और उसके बाद इस पर बेस्ड करीब 17-18 सवाल, यहीं पे कैलोरीफिक वैल्यू एक आती है जिसको हम फ्यूल वैल्यू या कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं, वो बताऊंगा। और उसके बाद इससे रिलेटेड जितने, देखो ये क्वेश्चन है ना, इसमें करीब 17-18 क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, हम सब लगवा देंगे, कुछ छोड़ेंगे नहीं। उसके बाद नेक्स्ट टर्न पे ही हम लोग हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के बारे में भी बात करेंगे। तो हम हीट ऑफ कंबस्शन का बचा हुआ पार्ट जो डिटेल डिस्कशन करेंगे और हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन पे। एक्चुअल में 4 हमें बातें, 4 आर्टिकल को डिटेल डिस्कशन करना है, करेंगे और भी, लेकिन हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ कंबस्शन, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन और बॉन्ड एनर्जी, इनसे सवाल खूब मिलते हैं, तो इसलिए इनके हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। हाँ, फिर छोटे छोटे पार्ट हैं, हीट ऑफ सोल्यूशन है, हीट ऑफ एटमाइजेशन है,
फिर उसके बाद आपका हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, हीट ऑफ कंडेंसेशन है, हीट ऑफ ट्रांजिशन है, हीट ऑफ हाइड्रेशन है, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन है। इन सब पर बात करूंगा, लेकिन एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन इन सब पर ज़्यादा सवाल कराने के पीछे कारण ये है कि ये पूछे बहुत जाते हैं। तो ठीक है बेटा, तो बचा हुआ हीट ऑफ कंबशन का पार्ट देखता हूँ, फिर उसके बाद हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। नेक्स्ट टर्न पे हम ये 2 पार्ट फिनिश करना ही करना है अच्छे से। इसमें भी सब बताऊंगा कि कितना एसिड बेस रिएक्शन करते हैं तो हीट निकलती है, कितनी निकलती है, यदि दोनों स्ट्रांग हैं तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट लें तो हीट कितनी निकलेगी, मान लो एक वीक है तब कितनी हीट निकलेगी। तो ये सब बातें बात करूंगा लास्ट टर्न पे। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई आप लोगों को, इतनी देर आप बैठे रहे हमारे साथ। तो नेक्स्ट टर्न पे फिर मुलाकात होगी बेटा। तो आज हम लोग इतनी ही बात करेंगे, ठीक है, थैंक यू। बात करेंगे, ठीक है, थैंक यू।